एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? स्वैग से स्वागत है आप सभी का। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ माय लवली एंड प्यूरिफिकेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और देखिए बेटा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में हम लोगों ने लेक्चर 12 कंप्लीट करने के बाद, जिसमें हम लोगों ने फिनॉल के सेशन ले रहे थे, हम लोग वहाँ पर फिनॉल हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में लेक्चर 12 में कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग लेक्चर 13 की बात करेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में। और बेटा आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन की बात करेंगे। अभी तक हम लोग जनरली बात करते आ रहे थे ईएएस रिएक्शंस वगैरह का इन्वॉल्वमेंट देखे थे मैक्सिमम केसेस पे, है ना, जो कि क्या था आपका इलेक्ट्रोफिलिक, है ना, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज के सेशन में हम लोग जो बात करेंगे बेटे वो होगा न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एंड तो आज के लेक्चर जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मज़ेदार है बेटे, है ना। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं किसकी, जेडीजी सेक्शन की बात करने जा रहे हैं। पहले ये देखते हैं कि हम लोग क्या क्या कवर करेंगे इस सेशन में। ओके, तो एसएन या एआर या फिर एआर एसएन रिएक्शन की बात करेंगे। अब जैसे हम लोगों ने टाइप्स ऑफ एसएन रिएक्शन बेटा SN1 SN2 वगैरह देखा था, वैसे एरोमेटिक में भी आपका टाइप्स होता है AR SN1 रिएक्शन, AR SN2 रिएक्शन। इन सब की बात करेंगे डिटेल में। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ SN AR रिएक्शन एंड देन रेट ऑफ SN AR रिएक्शन, देन क्वेश्चंस ऑन SN AR रिएक्शन। देन आपको देखो ये कितना मस्त और ज़बरदस्त रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है। देखिए ये क्या है यहाँ पर, चिचिबेबिन और फिर चिचिबेबिन रिएक्शन, है ना। देन हम बात करेंगे रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SNAR, SNNGP, बेंजाइन, SN1 SN2 SNI, इन सब का क्या ऑर्डर है एक दूसरे के लिए रिएक्टिविटी का, वो सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आप क्या करो बेटा, पेन पेपर लेके बैठ जाओ, पेन नोटबुक लेके बैठ जाओ और कूल माइंड से एकदम मस्त और ज़बरदस्त तरीके से बेटा एंजॉय करो और प्रॉपर नोट्स साथ साथ बनाते जाना, है ना। कहीं पर आपको लगे कि थोड़ा सा फास्ट है तो पॉज कर लेना, बट नोट्स प्रॉपर साथ साथ बनाते जाना, समझते जाना और लेक्चर को एंजॉय करो बेटे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी रुकावट के, लेट्स रोल। तो बेटा हम लोग बात करने जा रहे हैं SNAR या फिर AR SN की। तो ये क्या है, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। तो अब इसमें देखो होगा क्या बेटे, जब हम एरोमेटिक की बात करते हैं तो एरोमेटिक में क्या होगा बेटे, आपके पास ये कोई एरोमेटिक रिंग है, यहाँ पे कोई हाइड्रोजन लगा है या फिर कोई ग्रुप लगा है, G लगा है। ये रिप्लेस होता है, किसके थ्रू रिप्लेस होता है, न्यूक्लियोफाइल के थ्रू रिप्लेस होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग AR SN रिएक्शन बोलते हैं या फिर हम लोग SN AR रिएक्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हाइड्रोजन या कोई पर्टिकुलर ग्रुप न्यूक्लियोफाइल से रिप्लेस होता है तो ऐसे रिएक्शंस को हम लोग AR SN या फिर SN AR रिएक्शन बोलते हैं, है ना। सो द रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन और ए सब्स्टिट्यूएंट, है ना, ग्रुप या सब्स्टिट्यूएंट ऑन एन एरोमेटिक रिंग। अब जरूरी नहीं बेंजीन हो, कोई भी एरोमेटिक रिंग हो सकता है। एरोमेटिक तो आपको पता है कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं बेटे, है ना। बाय अ न्यूक्लियोफाइल इज नोन एज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब होता क्या बेटा, जो एलिफेटिक आपके जो एलोमेटिक कंपाउंड्स होते थे, लाइक यहाँ पर आपने Cl ले लिया तो यहाँ से क्या होता था, ये माइनस निकलते थे, यहाँ प्लस, यहाँ से एक न्यूक्लियोफाइल बाहर आसानी से निकल जाता था। बट जब हम एरोमेटिक की बात करेंगे तो एरोमेटिक कंपाउंड से वही ग्रुप, सपोज यहाँ पर अगर Cl लगा है, एलिफेटिक की बात करें, और एरोमेटिक में भी सपोज यहाँ पर Cl लगा है बेटे, तो यहाँ पर ये आसानी से निकल जाएगा बाहर, बट यहाँ पर ये आसानी से बाहर नहीं निकल पाता है ना। ऑर्डिनरी कंडीशन में ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जनरली नहीं दे पाता है। अब नहीं दे पाता है तो कैसे देगा, कैसे नहीं देगा, वो सारी चीज़ें समझेंगे। तो देखो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अनलाइक एलिफेटिक कंपाउंड्स हैविंग अ न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप एज ए लिविंग ग्रुप, अभी मैंने बताया आपको, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम ग्रुप, जो भी ग्रुप आपने यहाँ पर लिया था Cl एलिफेटिक में, तो देखो ये माइनस, यहाँ पे प्लस आया, हैविंग अ न्यूक्लियोफाइल, ये Cl माइनस बाहर निकलेगा तो न्यूक्लियोफाइल ग्रुप, न्यूक्लियोफिलिक ग्रुप है कि नहीं बेटा, एज ए लिविंग ग्रुप। ओके, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग द सेम ग्रुप, वही Cl लगा हुआ है, बॉन्डेड डायरेक्टली विथ एरोमेटिक रिंग, डायरेक्टली एरोमेटिक रिंग से बॉन्ड है। डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन। ये अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन पे ये बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता है ना, ये है। तो इसका क्या रीजन है, क्यों नहीं देता है, वो चीज़ें हम लोग समझेंगे, जरा देखिए। अब होता क्या है कि मान लीजिए यहाँ पर कोई ग्रुप लगा है बेटे जिसके पास माइनस चार्ज या लोन पेयर हो सकता है सपोज, तो ये लोन पेयर है बेटे, ये लोन पेयर है। तो आप क्या करोगे, इसका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर्स बनाओ, समझाता हूँ, देखिएगा। प्रॉपर रीजन समझिए कि जनरली बेटा ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वहाँ पर जो रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड जो ग्रुप लगा होता है वो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देता, उसका क्या रीजन है, उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। जरा ध्यान दीजिए, गौर फरमाइएगा। तो बेटा इसको रेजोनेंस करा लेते हैं, 1 2 3 कर लेते हैं। तो आपको पता है बेटा कि लोन पेयर अगर 1 पर है तो जब 3 पर जाएगा तो माइनस चार्ज आ जाएगा, जहाँ पर लोन पेयर वहाँ प्लस चार्ज आ जाएगा, आ गया, और डबल वन 2 3 से 2 1 में शिफ्ट हो जाएगा, कर गया। ये आपका रेजोनेटिक स्ट्रक्चर। आप देख रहे हो बेटा रिंग में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, रिंग में यहाँ पर नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, देखिएगा अभी आपको यहाँ से समझ में आएगा। देन फिर से माइनस सिंगल डबल हो रहा है, रेजोनेंस हो रहा है, करा दो, 1 2 3 करा दो, माइनस चार्ज 1 से 3 में आ जाएगा, आ गया, डबल वन 2 3 से बेटा 2 1 में चला जाएगा, चला गया। फिर से देखो पारा पोजीशन पे बेटा नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ओके, आगे बात करते हैं, फिर से देखो 1 2 3 कर देते हैं इसका, तो ये 1 से 3 में चला जाएगा,
एकदम एकदम जीरो टू सुपर हीरो लेवल की बात करेंगे बेटा, एकदम बेसिक स्टार्ट करेंगे और हर चीज़ आपको समझाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो अब देखो माइनस चार्ज बेटा 3 पे चला जाएगा, डबल बॉन्ड 2 3 से 2 1 में आ जाएगा, आ गया देखिए। तो अब आप क्या देख रहे हो कि ऑर्थो पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, पैरा पोजीशन पे भी नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर से ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी इस रिंग में नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन भरपूर भरा हुआ है और नेगेटिव चार्ज ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है, मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। तो इसका जो पाई बॉन्ड है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स है बेटे, उनका मूवमेंट हो रहा है और नेगेटिव चार्ज वगैरह डेवलप हो रहे हैं। पहली चीज़ तो ये। तो यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं। एक तो चीज़ बेटा पहला क्या कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अच्छी खासी मिलेगी, और न्यूक्लियोफाइल में भी क्या होता है, लोन पेयर है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेटा यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई है, यहाँ पर भी भरी हुई है, यहाँ पर भी भरी हुई है। तो बेटा उस केस में क्या न्यूक्लियोफाइल आसानी से अटैक कर पाएगा, क्या नहीं कर पाएगा बेटे, नहीं कर पाएगा, पहली चीज़। दूसरा, अब आपको इस लिविंग ग्रुप को हटाना है और बेटा न्यूक्लियोफाइल को लगाना है। तो अब यहाँ पे देखो रेजोनेंस की वजह से बेटा यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जा रहा है, तो इसका बॉन्ड एनर्जी बढ़ जाएगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा, तो इसको रिप्लेस कर पाना, इसको ब्रेक कर पाना बेटे बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो एक रीजन तो हमें ये समझ में आता है, राइट, कि ये अनरिएक्टिव क्यों है टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, राइट। ओके, तो अब जरा इस रीजन को समझते हैं। द रीजन फॉर दिस अनयूजुअल रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड ऑन की एटम। इस पर लोन पेयर है या फिर इसके एटम से पाई बॉन्ड लगा हुआ है। लोन पेयर की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फैल रहा है यहाँ से यहाँ तक, न्यूक्लियोफाइल अंदर घुसने में दिक्कत हो रही है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपेल करेंगे। पाई बॉन्ड की वजह से बॉन्ड ब्रेकिंग में दिक्कत होगा, ये निकल नहीं पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया बेटे। सो देखिए, द रीजन ऑफ दिस अनयूजुअल रिएक्टिविटी ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स इन द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और पाई बॉन्ड ऑन द की एटम of the living group, right? As a result of delocalization of this lone pair of electron or pi bond through conjugation with a pi electron of the aromatic ring, conjugation हुआ, ये देखो ये देखो ये देखो इस तरह से, there is a partial double bond character between the carbon and ring and the key atom, partial double bond character आ गया। Thus the key atom becomes firmly bonded to the aromatic ring and cannot be replaced easily। but यही सब समझाया कि नहीं समझाया आपको? तो हर चीज़ प्रॉपर देखो, नोट्स भी मिल रहे हैं, आप हर चीज़ को समझते जाए। एक रीजन तो आपको ये समझ में आएगा। दूसरा रीजन बेटा क्या होता है कि जो बेंजीन होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर हम आपको समझाते हैं, देखिए इस पॉइंट को पढ़ते हैं। जब बेंजीन की बात करें हम, दूसरा रीजन समझिएगा और अच्छे से। जब बेंजीन की बात करें तो बेटा बेंजीन में क्या होता है, देखो पाई बॉन्ड होते हैं इस तरह से, है ना, और अगर आप यहाँ पे देखो तो हाइड्रोजन भी लगे होते हैं इस तरह से, समझिएगा बात को। और यहाँ पर देखो बेटा तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, हर जगह ईच कार्बन आर sp2 हाइब्रिडाइज, मतलब ये प्लानर होता है। देखिए तो आपको प्लानर दिख रहा है, ये देखो प्लानर इस तरह से, ठीक है। और जो पाई बॉन्ड होता है बेटा, पाई बॉन्ड कैसे बनता है, जब पाई बॉन्ड होता है तो देखो पाई बॉन्ड में क्या होगा, देखो जैसे कि इसके बीच में एक पाई बॉन्ड है बेटा, तो देखो ये ऊपर वाले लोग और ये इसका नीचे वाला लोग ओवरलैप करेगा। सिमिलरली इसका ऊपर वाला लोग, समझ रहे बेटे, इसका नीचे वाला लोग ओवरलैप करेगा, है ना। ऐसे करके यहाँ पर पाई बॉन्ड बनते हैं। तो होता क्या कि जो 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 पाई ऑर्बिटल्स हैं, ये आप देखो जो पी ऑर्बिटल्स हैं बेटे, इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा। अब ये रिंग के देखो, अब ये रिंग है बेटे इस तरह से, अगर आप यहाँ पर एक भी पी बनाओगे तो एक क्या होगा, एबव द प्लेन है, दूसरा नहीं बिलो द प्लेन होगा, दूसरा वाला भी देखो एबव द प्लेन, नीचे बिलो द प्लेन। तो इसका मतलब क्या होगा कि बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मूवमेंट होता है, तो इसका मतलब कि बेंजीन रिंग तो फ्लैट प्लेनर है, आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, तो इसके ऊपर भी आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा, इसके नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा, इसके ऊपर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा और नीचे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड से भरा हुआ है बेटे। अब तो रीजन आपको समझ में आ गया होगा कि अब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो भैया क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर या नीचे, ना ये ऊपर से घुस पाएगा ना नीचे से घुस पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड है जबरदस्त तरीके से बेटे। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है बेटे, ऊपर नीचे कहीं जहाँ कहाँ जगह मिल रही है इसको। सो दिस इज द रीजन ऑफ अनरिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने के चांसेस बहुत कम होता है। हाँ, लेकिन यहीं पर अगर इलेक्ट्रोफाइल होता तो क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, यहाँ पर भरपूर इलेक्ट्रॉन है, खटाक से घुस जाता, अटैक मार देता। तो ES बहुत आसानी से देता है बेटा, SN AR या AR SN बहुत ही ऑर्डिनरी कंडीशन में देता है। अब देता है क्या क्या होता है, सब कुछ आज के लेक्चर में ही कवर होगा, आप देखते जाओ, बट शुरुआत कुछ इस तरह से है। तो मजा आ रही होगी आपको, समझ में आ रहा है ना रीजन। तो देखो वही क्या, अनदर फैक्टर फॉर द लो रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर ऑफ एरोमेटिक रिंग because of the presence of electron cloud above and below the plane of aromatic ring. This seals the ring carbon from the attack of nucleophile. न्यूक्लियोफाइल के अटैक करने के लिए सील्ड कर देता है, वो कर नहीं पाता है बेटा। ये है कि ऑर्डिनरी कंडीशन में ये न्यूक्लियोफिलिक AR SN रिएक्शन क्यों नहीं होता है बेटा, ये रीजन आपके सामने था, ये रीजन आपके सामने। आई होप आपने बहुत बढ़िया तगड़े से समझ लिया होगा बेटे इस रीजन को। तो मस्त तरीके से, जबरदस्त तरीके से एक चीज़ चुन चुन के आप समझते जाए बेटे। अगले पॉइंट की बात करें अगर हम, सो टाइप्स ऑफ SN AR या AR SN रिएक्शन की बात करें अगर हम, तो देखिए, सो एरोमेटिक कंपाउंड्स अंडरगोज फॉलोइंग 3 टाइप्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। AR SN1 रिएक्शन क्या होगा इसका फुल फॉर्म, एरोमेटिक, है ना। अब एकदम सीधे पढ़ना चाहो तो सीधे पढ़ लो, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर।
एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, या फिर ऐसे ही बोल सकते हो यूनिमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जैसे आपकी इच्छा हो। ArSN2 सीधे पढ़ लो, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमोलिकुलर, ये लीजिए। और तीसरा जो होता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज सम डिफरेंट टाइप ऑफ मैकेनिज्म एंड दैट इज एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजाइन्स, एराइन्स। एराइन्स क्या होते हैं, बेंजाइन्स क्या होते हैं, सब डिस्कस करेंगे। The mechanism of each of the above three reactions is similar to one of the aliphatic nucleophilic substances। जैसे हम लोग SN1 SN2 वगैरह पढ़ रहे थे ना, तो इनका मैकेनिज्म भी ऑलमोस्ट वैसा ही है जैसे एरोमेटिक में हम करने वाले हैं। तो तीन तरह के मैकेनिज्म, एक आपका ArSN1 होगा, एक आपका ArSN2 होगा, और तीसरा आपका बेंजाइन के थ्रू जो मैकेनिज्म होगा एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वाया बेंजाइन इंटरमीडिएट, है ना, इसकी बात करेंगे। तो बेंजाइन आपका नेक्स्ट सेशन नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, है ना। ये आपका लेक्चर 13 है बेटे, और लेक्चर 14 में हम लोग बेंजाइन की ही बात करेंगे, और यहीं से हम लोग एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का द एंड करेंगे, राइट। यहाँ से आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन खत्म होगा, और इसके बाद फिर हम बात करेंगे कार्बिन और नाइट्रीन की और SNAE की। SNAE डिटेल में, SNAE की रिएक्शन बहुत सारी बीच में आई है, बट उनको और डिटेल में बात करेंगे। SNAE और कार्बिन और नाइट्रीन की बात करेंगे यहाँ पर, इसके बाद हम लोग, समझ लो, ओके। तो अब जरा देखो क्या है बेटा, कि जब आपने देखा था कि बेंजीन के अंदर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भरी हुई है, अबव द प्लेन भी इलेक्ट्रॉन, नीचे बिलो द प्लेन भी इलेक्ट्रॉन है, और बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पा रहा, तो इनको थोड़ा सा रिएक्टिव बनाने के लिए क्या होगा कि रिंग में अगर कोई ऐसा ग्रुप लगा दिया जाए जो कैसा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, तो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या करेगा, कम करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। देन इन दैट केस न्यूक्लियोफाइल कैन अटैक इजिली। तो वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या हो सकते हैं, -M हो सकता है, -H हो सकता है, -I हो सकता है बेटे, बात समझ रहे हो। तो ये क्या करेगा बेटा, इसकी रिएक्टिविटी को क्या करेगा, बढ़ाने की कोशिश करेगा बेटे, है ना। और या फिर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लगे हो रिंग से, है ना, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा, तो इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे तो क्या होगा बेटे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिंग की, देखो अगर आपको न्यूक्लियोफिल का एडिशन कराना है तो मैं न्यूक्लियोफाइल एडिशन क्यों नहीं कर पा रहा था बेटे, क्योंकि क्लाउड था उसके पास, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी था बेटे उसके पास। तो अगर हम किसी भी तरह से उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करें तो कम कौन करेगा, जो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाओ। तो अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कोई लगा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कराएगा तो फिर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का चांसेस बढ़ जाएगा, रिपल्शन कम होगा। कुछ पर्टिकुलर कंडीशन पे हम वो काम करा सकते हैं। तो जो ये आपके यहाँ पर -M, -H और ये -I ग्रुप्स होंगे बेटे, ये आपके एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होंगे। ध्यान रखो, एक चीज़ यहाँ पर बताना चाहूँगा आपको, जैसे कि हमने पहले EAS की बात की थी, जरा समझिए। यहाँ पर पहले हम लोगों ने EAS की बात की थी, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। तो यहाँ पर जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स थे, पता है कौन से थे, +M, +H और +I थे। अगर हम यहाँ पर ArSN की बात करें तो यहाँ पर जो एक्टिवेटिंग ग्रुप होंगे वो -M, -H, -I होंगे। हमने कहा था ना कि बेटा डिफरेंट पैटर्न में इनका एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन का मीनिंग अलग अलग होता है। ES में ये एक्टिवेटिंग क्यों थे, क्योंकि हमें इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन कराना था, हमें इलेक्ट्रोफाइल को अटैक कराना था रिंग में। तो बेटा इलेक्ट्रोफाइल रिंग में अटैक करेगा, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी है, तो रिंग में जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा इलेक्ट्रोफाइल उतना ही इलेक्ट्रॉनों का भूखा जाकर अटैक करेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहे थे, इसलिए एक्टिवेटिंग ग्रुप थे। सो दीज आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स फॉर ES रिएक्शन, समझिए बात को। और जब हम ArSN की बात करें बेटा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड भरा है, अब आपको यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है। तो भैया न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है रिंग में, तो अब बताओ आपको क्या करना होगा, उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कराना होगा। कम करोगे तो रिंग एक्टिवेट होगा रिएक्शन के लिए न्यूक्लियोफिलिक। तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स हैं बेटे ये, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स थे ये। देख, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स को खींच लेंगे बाहर, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करेंगे और रिंग को एक्टिवेट हो जाएगा, किसके लिए, कि न्यूक्लियोफाइल उस पर आकर अटैक करें। चलिए, तो अब थोड़ा सा पढ़ते हैं इस चीज़ को जो यहाँ पर लिखा हुआ है और समझने की कोशिश करते हैं। अंडर ड्रास्टिक कंडीशन, अंडर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर और बोथ इन द प्रेजेंस ऑफ और अब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में टेक्स प्लेस। चलिए ठीक है, क्यों, क्योंकि ऐसे कंडीशन पे ही कराना पड़ेगा, क्योंकि डबल कैरेक्टर आ जा रहा था, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन हो जा रहा था, तो नॉर्मल कंडीशन में तो होना नहीं है। अच्छा, अब अगर मान लो नॉर्मल कंडीशन पे, थोड़ा सा नॉर्मल कंडीशन पे आप कुछ कराना चाहते हो तो देखो क्या है। ऑन द अदर हैंड properly substituted aromatic compounds having -M जिसको बोलते हैं, -I group at ortho और para position और both position, और aromatic nucleus having electronegative heteroatom, electronegative क्या, इलेक्ट्रॉन को खींचेंगे etc. undergoes nucleophilic substitution reaction with less difficulty। भैया क्यों, क्योंकि ये ग्रुप्स जो हैं या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स जो हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को क्या कर देंगे, रिंग की कम कर देंगे, रिपल्शन कम होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक करने का चांसेस थोड़ा सा बढ़ जाएगा नॉर्मल कंडीशन के अकॉर्डिंग, रिस्पेक्ट में, ठीक है, विथ लेस डिफिकल्टी, बिकॉज -I एंड -R ग्रुप्स आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स फॉर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसका मतलब समझना बेटे, है ना। तो एक्टिवेटिंग का मीनिंग डिफरेंट रिएक्शन के लिए डिफरेंट होगा। ES के लिए जो ES के लिए जो एक्टिवेटिंग था, अगर हम SNAR में इनकी बात करें तो ये SNAR के लिए डीएक्टिवेटिंग है। क्यों, क्योंकि अगर ये ग्रुप लगा दिए तो बेटा ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ा देंगे, फिर तो न्यूक्लियोफाइल जो आ भी रहा था थोड़ा बहुत वो भी बिल्कुल नहीं आएगा।
तो समझ रहे हो, मीनिंग चेंज हो जाएगा एकदम। तो यहाँ पर जो -R-I ग्रुप है, आर एक्टिवेटिंग ग्रुप्स फॉर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। दीज ग्रुप्स डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन एरोमेटिक रिंग एंड एक्टिवेट इट फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेटा बताओ कहानी समझ में आई कि नहीं? ये पूरा प्रॉपर मीनिंग समझ में आया कि नहीं आया? मस्त और जबरदस्त तरीके से। तो कुछ भी नोट्स नहीं बनाने हैं, सारा कुछ आपके सामने एक बार आपने समझ लिया। चाहो तो आप इसके प्रिंट निकाल ले। और बेटा तरीका बेटा ये, आप चाहो तो थोड़ा सा कष्ट होगा, एक छोटा सा प्रिंटर रख सकते हो अपने पास, क्योंकि बार बार कहाँ कहाँ भागोगे। अगर आप कर सकते हो ऐसा तो, नहीं कर सकते हो कोई बात नहीं, तो प्रॉपर नोट्स बनाओ। बट अगर आप ये अवेल कर सकते हो तो आप प्रिंटर निकाल लो। प्रिंट निकालने के बाद लेके सामने बैठो और वहीं पर फटाफट कुछ चीज़ जो मैं काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ होती है जो थोड़ा बहुत नहीं लिखी होती है, मैं बोलता हूँ, उन सब कुछ उसमें मार्क करते हुए समझते हुए आगे बढ़ो, तो आपका प्रॉपर टाइम भी बचेगा और काम भी होता चला जाएगा। एनीवे चलिए, तो ये आपके मतलब सुविधा के अनुसार है बेटे। अगर आप चाहो तो ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बट अगर आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो बेटे। अब बताओ बेटे, SNAR का इंट्रोडक्शन कैसा रहा? मस्त और जबरदस्त रहा कि नहीं रहा? क्या है SNAR, क्या दिक्कत हो सकती है, उस दिक्कत को कैसे कम किया जा सकता है? ES के साथ उसका कैसे हमने कंपैरिजन किया? ES के लिए जो ग्रुप्स एक्टिवेटिंग थे, AR-SN के लिए वही ग्रुप डीएक्टिवेटिंग होंगे। ES के लिए जो डीएक्टिवेटिंग थे वही ग्रुप SNAR के लिए एक्टिवेटिंग होंगे बेटे। बात समझ रहे हो? तो एक्टिवेटिंग डीएक्टिवेटिंग, तो हम जब एक्टिवेटिंग की बात करते तो हमें बात बोलनी होती कि किसके लिए एक्टिवेटिंग का मतलब ये नहीं एक्टिवेटिंग ग्रुप है भैया एक एक्टिविटी करता रहेगा। एक्टिवेटिंग किसके लिए? ES के लिए, AR-SN के लिए। तो भैया आपको पहले क्वेश्चन राइज करना होगा कि अगर एक्टिवेटिंग की आप बात करो तो उस ग्रुप को किसके लिए बात कर रहे हो? ES के लिए बात कर रहे हो या AR-SN के लिए बात कर रहे हो बेटे? खाने समझ में आ रही है ना? तो कुछ इस तरह से। तो चलिए, अब चूंकि टाइप्स देखा तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे AR-SN1। और अब सच बताएं आपको, AR-SN1 की रिएक्शन ऑलमोस्ट हम लोग पहले ही कर चुके हैं, वहां पर मैंने नाम नहीं लिया था। अब आपको समझा देंगे तो आपसे अरे अब बोलोगे अच्छा ये तो कर लिया हमने। क्या बोलोगे? अच्छा ये तो हो गया था हमसे। ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी। तो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब समझते हैं इस बात को। तो अब बात करेंगे हम लोग बेटा किसकी? AR-SN1 रिएक्शन की। तो क्या होगा बेटे? ये एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर, या फिर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो यूनिमोलिकुलर एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसा चाहो वैसा बोलो, जैसा चाहो वैसा बोलो। ओके बेटा, तो ये रहा देखिए आपके सामने बेटे AR-SN1 रिएक्शन, है ना बेटे? AR-SN1 रिएक्शन, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। अब आप मुझे बताओ बेटा, क्या ये रिएक्शन अभी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, क्या ये रिएक्शन लोग पहले कर चुके कि नहीं कर चुके हैं? देखिए, AR-SN1 रिएक्शंस आर वेरी रेयर। ओके, बहुत रेयर है। ठीक है, दीज आर मेनली गिवन बाय एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। बताओ बेटा, सारी रिएक्शंस हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके कि नहीं कर चुके हैं? सेंडमेयर रिएक्शन, गेटमैन रिएक्शन, राइट, वाटर का एडिशन, H3PO2 का एडिशन, मतलब बहुत सारा रिएक्शन हम लोग कर चुके हैं। न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराए थे कि नहीं कराए थे? तो बेटा ये ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। चलिए अब इसका मैकेनिज्म और अच्छे से प्रॉपर तरीके से देख लेते हैं बेटे। तो देखिए आपके पास क्या बेटा, ArN2+ है ना, कुछ इस तरह से कोई एरोमेटिक कंपाउंड है। लेट चलो बेंजीन ले लेते हैं। ठीक है, कोई सा भी एरोमेटिक हो सकता है, बट हम यहाँ पर बेंजीन की बात कर रहे हैं और ये आपका N2+ है। राइट बेटे, ये है। इसमें आपको न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराना है। क्या होगा बेटा? ये लिम ग्रुप ऐसे निकलेगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा और ये प्लस यहाँ पर अटैक मारेगा। और देखो ArNu बनाया, N2 बनाया। अब कैसे हुआ था ये, जरा समझिए बात को, मैकेनिज्म देखिए इसका। तो पहला स्टेप आप देखो बेटा, यहाँ पर जो N2+ है, हम आपको पहले ही बोले थे कि दिस इज ए बेटर लिविंग ग्रुप, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। अच्छा, ये बेटर लिविंग ग्रुप तो है, और जब ये प्रोडक्ट बना देता है ना तो N2 के फॉर्म में बाहर निकलता है बेटा यहाँ से, ये नाइट्रोजन जो है इसका, और जो N ट्रिपल बॉन्ड N है ना बेटे, इसकी हाई बॉन्ड एनर्जी होता है, हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है ये, दिस इज हाईली स्टेबल कंपाउंड। तो भैया आप हाईली स्टेबल कंपाउंड की तरफ जा रहे हो, इसलिए ये रिएक्शन और भी ईजी हो जाती है ना। ये जो एराइल कैटायन बनता है, इस फॉर्मेशन एराइल कैटायन का, इसकी वजह से हाईली स्टेबल प्रोडक्ट की वजह से बेटा ये इसका फॉर्मेशन भी आसान हो जाता है। ओके, तो अब जैसे ही AR+ आपका आएगा देखो, उसके बाद फिर बस न्यूक्लियोफाइल इसमें अटैक कर जाएगा बेटे और ArNu बना देगा। कहानी समझ में आती है? मतलब एक छोटा सा एग्जांपल अगर हम इस तरह से साइड में लें अगर हम, तो हम इस तरह से समझ सकते हैं ना कि मान लो हम बेंजीन के साथ AR अपने एरोमेटिक जनरल ले लिया, और अगर हम बेंजीन के साथ लें इसको, तो देखिए N+ है यहाँ पर, और प्लस बेटे ये कैसा रिएक्शन है? स्लो रिएक्शन है। ठीक है, Blg, ये Blg यहाँ से निकला, यहाँ माइनस, यहाँ पर प्लस है, तो देखिए आपका ये प्लस हो गया, यहाँ पर प्लस आ गया, और प्लस बेटा यहाँ पर हाईली स्टेबल गैस N2 निकल गया। दैट्स व्हाई ये रिएक्शन फिजिबल हो जाती है। और उसके बाद फिर ये जो आपका एराइल कैटायन या फिर यहाँ पर बेंजीन के ऊपर जो प्लस चार्ज ये आ गया, अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर जाएगा बेटा, प्लस माइनस जस्ट यहाँ पर देखो बॉन्ड टूट रहा है ना बेटे, तो स्लो स्टेप होगा,
और यहाँ तो ओनली बॉन्ड फॉर्मेशन है बेटे, तो यहाँ पर अटैक कर देगा और यहाँ पर देखिए न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक कर जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो बेटा ये ArSN1 समझ रहे हो। तो मोस्ट प्रॉब्ली ये कौन सी रिएक्शन कौन से कंपाउंड्स देते हैं बेटा, डाइजोनियम सॉल्ट्स देते हैं। तो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं, बट वहाँ पर मैंने बताया नहीं था, आप यहाँ से देख सकते हो। सो दिस रिएक्शन इज ArSN1 रिएक्शन बेटे, ये आपका ArSN1 रिएक्शन हो जाता है ना, आपके सामने बेटा कुछ इस तरह से स्लो है। और यही आपका RDS होता है बेटे, यही आपका क्या होता है, RDS होता है, जो कि स्लो स्टेप है, इसलिए रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। ओके, अब आप यहाँ पढ़ सकते हो एराइल कैटायन इज हाईली अनस्टेबल, बिल्कुल हाईली अनस्टेबल है। रीजन आपको पता है, आप GOC भी लगा सकते हो। यहाँ पे SP है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसका प्लस चार्ज है, अनस्टेबल होगा। दूसरा SP है तो बेटा यहाँ पर ये लीनियर होना चाहिए, स्ट्रेन हाईली स्ट्रेन फील करेगा, है ना। बट फिर भी यह रिएक्शन हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है जरा देखिए। सो एराइल कैटायन इज हाईली अनस्टेबल बट नाइट्रोजन इज हाईली स्टेबल। भैया नाइट्रोजन हाईली स्टेबल है, हेंस वेरी गुड लिविंग ग्रुप, इसलिए बहुत अच्छा, और लिविंग ग्रुप भी बहुत अच्छा है, इसलिए आसानी से टूट भी जाता है, निकल भी जाता है, क्योंकि आपको बहुत स्टेबल प्रोडक्ट मिल जा रहा है। दिस मेक्स द जनरेशन ऑफ एराइल कैटायन एक्सट्रीमली इजी, इसकी वजह से आपका जो एराइल कैटायन है वो बेटा इजी हो जाता है। ये बात मैंने आपको पहले भी बोली है। तो चूंकि ये स्टेबल अनस्टेबल है हाईली, बट ये बहुत ज़्यादा स्टेबल आपको यहाँ मिल जा रहा है बेटा, देखो इसलिए रिएक्शन इधर मूव कर जा रहा है। तो आई थिंक अब आपको तो यहाँ पर ये हाईली अनस्टेबल होने के बाद भी रिएक्शन क्यों हो जा रहा है बेटा, इसका लॉजिक रीजन समझ में आया क्या बेटे, आ गया समझ में। चलिए तो देखिए वही चीज़ यहाँ पर मैंने बताई है। अच्छा बेटा ArSN1 रिएक्शन जो है एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। क्या होता है, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन होता है। क्यों, क्योंकि देखो पहले एलिमिनेशन हुआ, राइट, पहले एलिमिनेशन हुआ, फिर ये देखो आपका न्यूक्लियोफाइल है बेटे, तो ये देखो आपका न्यूक्लियोफाइल है, अभी मैंने आपको बताया था। तो पहले तो एलिमिनेशन हो गया, उसके बाद फिर न्यूक्लियोफाइल का एडिशन हो रहा है, यहाँ पे OH2 प्लस बनाता है, फिर OH2 प्लस समझ रहे हो ना, ऐसे बनता है बेटे। तो यहाँ से प्लस और यहाँ पर माइनस और यहाँ पर प्लस, तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो जाएगा, वो एक OH बच जाएगा, फिनॉल बन जा रहा है, और यहाँ से H प्लस निकल जा रहा है। तो देखो यहाँ पर पहले तो लिविंग हुआ, एलिमिनेशन हुआ, फिर एडिशन हो रहा है। सो एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन, ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है। सो दिस मैकेनिज्म ऑपरेट्स इन द रिएक्शन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट्स विथ न्यूक्लियोफाइल। तो डाइजोनियम सॉल्ट्स का रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से होता है, वहाँ पर हम बात करते हैं ArSN1 की। द ड्राइविंग फोर्स रिसाइड्स इन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्डिंग इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। अभी बताया कि जहाँ से जो नाइट्रोजन निकलता है दैट इज हाईली स्टेबल, राइट बेटे, ठीक है। सो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल दैट मेक्स इट अ पर्टिकुलरली गुड लिविंग ग्रुप। तो मतलब इसको आसान और हो जाता है, क्योंकि मोस्ट स्टेबल आपको N2 मिल जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा बेटा स्टेबल होता है, बहुत ज़्यादा हाई बॉन्ड एनर्जी इसका होता है, ठीक है। अब इसका कुछ एविडेंस भी है कि रिएक्शन होता भी नहीं होता, कैसे, है ना। तो मैकेनिज्म, ये तो मैकेनिज्म है आपका, ध्यान रखना बेटा, एलिमिनेशन एडिशन रिएक्शन है ये। अब जरा देखिए एक चीज़ और हम आपको बताना चाहते हैं, गौर फरमाइएगा, देखिएगा एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ArSN1 मैकेनिज्म। जरा बात को समझिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। द रिएक्शन रेट इज फर्स्ट ऑर्डर इन डाइजोनियम सॉल्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अभी आपने देखा बेटा इसके मैकेनिज्म में क्या, आप यहाँ से देख सकते हो कि चूंकि RDS है, तो बेटा इसका जो RDS है वो रेट क्या होगा, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट ArN2+, ठीक है बेटे। अब यहाँ पर कहीं न्यूक्लियोफाइल तो आ नहीं रहा है, सो इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल, पेंडेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल। साफ साफ समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है आपको। देखिएगा चीज़ों को बढ़िया से तरीके से समझिए बात को बेटे, देखिए आप जरा, ठीक है। द रिएक्शन रेट इज फर्स्ट ऑर्डर। अब फर्स्ट ऑर्डर कैसे, ये भी आप समझ गए होंगे। तो भाई यहाँ पर चूंकि एलिमेंट्री रिएक्शन है बेटा, तो यहाँ पर कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 है, ऑर्डर 1 है। और चूंकि एलिमेंट्री है तो जो ऑर्डर होगा वो इसका मॉलिक्यूलरिटी होगा, तो यूनिमॉलिक्यूलर है विथ रिस्पेक्ट टू दिस RDS। तो RDS के रिस्पेक्ट में यूनिमॉलिक्यूलर है ये बेटे, और इसका ऑर्डर कितना है, 1 है, यहाँ पावर 1 है, कोएफिशिएंट इसका 1 है, तो यहाँ पावर 1 हो गया। काइनेटिक्स से आप रिलेट कर सकते हो इसको। चलिए ओके, अब पढ़ा जाए बढ़िया से, सुकून से, इसको तसल्ली से, जरा देखिएगा। सो द रिएक्शन रेट इज फर्स्ट ऑर्डर इन डाइजोनियम सॉल्ट एंड इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि RDS में न्यूक्लियोफाइल अपीयर हो ही नहीं रहा है। दैट द फर्स्ट स्टेप इज अ रिवर्सिबल क्लीवेज ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड हैज बीन स्टेबलाइज्ड बाय द ऑब्जर्वेशन व्हेन दिस वाज रिएक्टिंग स्पीसीज। जरा सुनिएगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आपके पास बेटा ये रिएक्टिंग स्पीसीज ये था AR, N पर यहाँ प्लस ट्रिपल बॉन्ड N, और इसको आइसोटोपिक नाइट्रोजन लेते हैं N14 15, और ये वाला 14 है। आइसोटोपिक से आपको थोड़ा सा डिफरेंस समझ में आया। ये आपका रिएक्टिंग स्पीसीज था। देखिए इसका कहने का मतलब जरा समझिएगा बात को, देखिए रिकवर्ड स्टार्टिंग मटेरियल ऑल्सो कंटेन दिस वन। आप जरा समझिएगा बात को, मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि बेटा जब ये टूटा, ये रिएक्शन रिवर्सिबल क्यों, इसका रीजन भी आपको समझाया जा रहा है, जरा देखिएगा। तो कैसे टूटा, देखिए ये हुआ प्लस आया, और प्लस यहाँ से बेटा नाइट्रोजन निकला, जरा गौर फरमाइएगा। तो ये एक N15, ठीक है। अब ये नाइट्रोजन बेटा
देखना कैसे कैसे पता चला कि रिएक्शन रिवर्सिबल है, कैसे पता चला कि रिएक्शन रिवर्सिबल है? भाई रिवर्सिबल ये तो तभी हो सकता है बेटा जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर जाए, तभी तो बेटा ये बनाएगा, तभी तो रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। आप इस बात को मतलब समझिएगा तगड़े से। तो नाइट्रोजन जो है ना बेटे, यहाँ पर आपका जो N है, ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ पर 15 है, हो सकता है इसका ऐसा ब्रेकिंग हो जाए, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आ जाए, मतलब कुछ इस तरह से जरा गौर फरमाइएगा। N डबल बॉन्ड N, अच्छे से तगड़े से बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, या ऐसे सोचो, ब्रेकिंग छोड़िए, आपको हम बताते हैं कैसा तरीका। यहाँ पर बेटा आप देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, ब्रेकिंग छोड़िए क्योंकि तो हाईली स्टेबल है बेटा, ब्रेकिंग तो चांसेस बहुत कम होंगे। यहाँ पर भी लोन पेयर 5 होते हैं और यहाँ पर भी लोन पेयर है। अब हो क्या सकता है बेटा कि एक बार तो ये इसके साथ अटैक कर सकता है, यहाँ पर अगर इसके साथ ये अटैक कर गया तो जरा देखिए क्या बनाएगा। N15 वाला ही अटैक कर रहा है। अब शायद हम क्या कहना चाह रहे हैं बात समझ रहे हो। या फिर ये हो सकता है एक बार ये अटैक किया, या ये हो सकता है बेटा कि ये अटैक कर जाए यहाँ पर, और अगर ये अटैक कर गया तो बेटा क्या बनाएगा जरा देखिए। N ट्रिपल बॉन्ड N15, ओ भाई साहब, ओ भाई साहब। और जब ये लोन पेयर इस पे अटैक करता है तो बेटा जहाँ पर लोन पेयर होता है वहाँ पे कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है। तो देखिए यहाँ पर लोन पेयर था प्लस चार्ज, यहाँ पे लोन पेयर था, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा। आप जरा इसका मतलब समझिए। कहने का मतलब बेटा कि आपको देखो, अब ये तो था ही था, वापस ये मिल जा रहा है, चलो ठीक है, बट अगर ये मिल रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि भैया आप तो अगर यही अटैक करके ये मिल गया तो आप बोलोगे सर हो सकता है कुछ बच गया हो, वो चीज़ हमको ये वाला पार्ट मिल जा रहा है, रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं गया। आप ये बोल सकते हो ना कि सर हमें यही चीज़ ऑब्जर्वेशन जब आपने किया, प्रैक्टिकल एविडेंस देखा, ऑब्जर्वेशन किया, तो हमें यही चीज़ मिल जा रहा है, तो ये बन जा रहा है कि नहीं बन जा रहा है? तो आप बोलोगे सर हो सकता है कुछ रिएक्ट कर गया हो, कुछ बच गया हो, इस वजह से ये नजर आ रहा है। तो भैया अगर रिएक्ट नहीं करता तो ये कैसे मिला? ये तो तभी मिल सकता है N ट्रिपल बॉन्ड N15 जब ये दोनों आपस में इस तरह से इधर से रिएक्ट किया हो। बेटा जब ये देखो, जब ये रिएक्टेंट के फॉर्म में था तो ये N15 से जुड़ा हुआ था, बट यहाँ तो ये N से जुड़ा हुआ है, N15 तो इधर चला गया। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इन दोनों का रिएक्शन हुआ है, और अगर इन दोनों का रिएक्शन हुआ है तो बेटा ये चांसेस भी हो सकता है, और ये बना, इसके ट्रेसेस मिले आपको। और ये तभी हो सकता है कि जब ये यहां से डिटैच हुआ है, ये तभी हो सकता है जब ये बॉन्ड यहाँ से ये डिटैच हुआ है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया है, देखो सॉरी यहाँ ऐसे डिटैच हुआ है, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, ये बना, और ये नाइट्रोजन अलग हुआ है। तो ये डिटैच हुआ है तभी तो ये मिला, क्योंकि बेटा ये तो डायरेक्ट इससे जुड़ा हुआ था। और ये कब मिला? जब ये दोनों आपस में इस तरह से रिएक्ट कर गए, तो बेटा ये भी रिएक्ट करके इसके ट्रेसेस मिले। इसका मतलब ऑब्वियसली कि ये भी रिएक्ट कर रहा होगा और रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा, एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल। मैं क्या कहना चाहता हूँ शायद आप बात समझोगे, राइट बेटे? तो जब तक ये डिटैच नहीं हुआ तब तक तो बेटे आपका ये जो है ये वाला पार्ट आपको नहीं मिल सकता ना, क्योंकि जब डिटैच होगा, क्योंकि तो 15 के साथ लगा है, अब 15 इधर चला गया, मतलब कंफर्म कि डिटैच हुआ है इसका। तो ये प्रूव करता है बेटे कि डिटैच हुआ है और ये मिल रहा है। इसका मतलब यहाँ के रिएक्टेंट भी आपस में रिएक्ट करके रिएक्शन को बैकवर्ड भी लेके जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट बन रहा है। सॉरी, सो जरा अब ध्यान से पढ़िए, देखिए दैट द फर्स्ट स्टेप इज रिवर्सिबल क्लीवेज। समझ में आया रिवर्सिबल क्यों है? ऑफ कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड का ये जो क्लीवेज है रिवर्सिबल है। has been stabilized by the observation that when this was reacting species, देखिए reacting species था, okay, recovered starting material also contained this one। तो ये भैया मिला है, इसका मतलब ये टूटा होगा फिर जुड़ा होगा, तभी तो यहाँ पर आपको 15 इधर मिल सकता है। this could be possible only when the nitrogen detaches from the ring and then reattaches। तो भैया डिटैच हुआ है और फिर अलग हुआ है, उसके बाद इस तरह से रीअटैच हुआ है, तभी तो ये पॉसिबिलिटी है बेटे। तो अगर ये रीअटैच हुआ है तो ऑब्वियसली ये भी रीअटैच हुआ होगा और रिएक्शन किधर जा गया बैकवर्ड डायरेक्शन में। बताओ बेटा, कहानी समझ? तो इस लाइन का बहुत बढ़िया मीनिंग है, बहुत तगड़ा और ज़बरदस्त मीनिंग है बेटे। ये सब चीज़ें, ये बहुत ही एडवांस लेवल की चीज़ें, बहुत तगड़ी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ बेटा। इस बात को समझने की कोशिश करो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ बेटे आपसे। तो आई थिंक बेटा आपको ये चीज़ बात बहुत तगड़े से समझ में आ गई होगी। चलिए और देखें, द इफेक्ट ऑफ रिंग सब्स्टिट्यूएंट्स on the rate are consistent with a unimolecular rate determined। तो आपको पता है यूनिमोलिकुलर मोलिकुलरिटी 1 थी बेटे, जरा समझना आप बात को समझना। अब ये ArSN1 है बेटे, ArSN1 फॉर्मेशन ऑफ दिस कार्ब कटायन है यहाँ पर। तो भैया अगर ये कार्ब कटायन यहाँ पर है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है बेटा, तो इसको स्टेबलाइज करेगा कि नहीं करेगा? यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर रिंग में लगा हुआ है कोई, तो बेटा ये डायजोनियम की इस रिएक्शन को क्या करने वाले हैं बेटे? एक्टिवेट करने वाले हैं। क्योंकि जब हमने रिएक्शन मैकेनिज्म की बात अभी की
तो आपने क्या देखा कि भैया ए आर पे प्लस आ रहा है, इस पर प्लस आ रहा है बेटे, इस पर प्लस आ रहा है, तो इसका आपका स्टेबलाइज कौन कर सकता है? जो इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, कौन से? प्लस एम वाले या प्लस एच वाले या प्लस आई वाले, ये इसको एक्टिवेट करेंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हुआ है यहाँ पर सपोज, तो इसको क्या करेंगे? डिस्टेबलाइज करेंगे, इनको डीएक्टिवेट करेंगे, इसको और अनस्टेबल बना देंगे। तो आप जरा पढ़िए बात को, समझिए क्या बोलना चाह रहा हूँ, देखिएगा जरा। The effect of ring substituents on the rate are consistent with unimolecular rate determining cleavage. चलो ठीक है। Electron releasing substituents like OH lone pair, OMe lone pair, Me plus H increases the rate and electron withdrawing सब्सटीट्यूटेड, जैसे देखो सी डबल बॉन्ड ओ है बेटे, माइनस एम है, एन डबल बॉन्ड ओ है, ये माइनस एम है, और ये आपका माइनस आई है बेटे। रिटार्ड द रेट ऑफ रिएक्शन, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप रिटार्ड करेंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको क्या करेंगे बेटे? इस रेट को बढ़ाएंगे, क्योंकि आरडीएस में ही आपका ये जो है कार्बोकैटायन बन रहा है बेटे, फिनाइल कार्बोकैटायन बन रहा है। तो ये बात भी आपको समझ में आई कि नहीं आई बेटे? कहानी क्लियर है ना बेटे? तो जरा देखो, अब बाकी अब पानी है, इसका मैकेनिज्म ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, तो सीधे आपको इसको ऐसे समझो, H प्लस OH माइनस, राइट बेटे? यहाँ से टूटा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, और OH यहाँ पे अटैक कर गया। मैकेनिज्म आपको साफ साफ समझ में आ रही होगी। एक्स माइनस सिमिलरली एक्स अटैच कर जाएगा यहाँ पर, तो N2 निकल जाएगा, N3 यहाँ पर अटैक कर जाएगा, देखो N3 अटैक कर गया। CH3OH में ये माइनस होता है या प्लस होता है, ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर जाएगा, ठीक है? ये बना दिया आपके सामने। तो ये सभी के सभी रिएक्शंस बेटे क्या है? ARSN1 रिएक्शन है। ये सभी के सभी रिएक्शंस कैसे हैं? क्या है बेटे? ARSN1 रिएक्शन है बेटे। So presence of electron donating group at ortho and para both positions increases the reactivity of substituted diazonium cation. बोलो ना बेटे, for ARSN1 reaction. Similarly, electron withdrawing groups at these position decreases the reactivity. कहानी एकदम मस्त और उम्दा तरीके से बेटे समझ में आ रही कि नहीं आ रही? रिएक्शंस ARSN1 क्या है, कौन रेट बढ़ाएगा, कौन रेट घटाएगा, क्या इसका मैकेनिज्म होगा, और बेटा यहाँ पर इसका क्या प्रैक्टिकल एविडेंस है कि भैया ये बॉन्ड टूट ही रहा है कि नहीं टूट रहा है, उसका एविडेंस भी मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की बेटे। तो यहाँ तक बात आपको क्लियरली बहुत समझ में आ जाती होगी। अब बात करते हैं बेटा नेक्स्ट जो है, दैट इज ARSN2। अब हम बात करेंगे किसकी बेटे? ARSN2 की बात करेंगे, इसकी मैकेनिज्म को भी समझेंगे बढ़िया और मस्त और जबरदस्त तरीके से, और आगे फिर इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस क्या होंगे, और भी बहुत सारी चीज़ें मस्त और जबरदस्त गर्दा तरीके से बेटा डिस्कस करेंगे। चलिए थोड़ा सा पानी पिया जाए। ये डिटेल कॉन्सेप्ट समझ लीजिए बेटे बढ़िया तरीके से। देखिए, आप इसको एक बार चाहो तो आप रीड कर लो, या फिर पहले मैं आपको इसका मैकेनिज्म समझाता हूँ, फिर इसको रीड करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं बेटे। आपके पास देखिए यहाँ पर एक लीविंग ग्रुप लगा है बेटे, ओके, बढ़िया। लीविंग ग्रुप जिस कार्बन से बेटा लगा होता है, और जब न्यूक्लियोफाइल उसी कार्बन पे अटैक कर जाए जिस कार्बन पे लीविंग ग्रुप लगा है, तो ऐसे कार्बन को हम लोग इप्सो कार्बन बोलते हैं, और ऐसे एडिशन को हम लोग इप्सो एडिशन बोलते हैं। क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे देखो, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे उसी कार्बन पे ऐड हो रहा है जिस कार्बन पे बेटा लीविंग ग्रुप लगा हुआ है। ये एल्बिन्स लीविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल भी उसी पर ऐड हो रहा है, देखो यहाँ पे ऐड हो रहा है कि नहीं ऐड हो रहा है बेटे? तो इस कार्बन को हम लोग इप्सो कार्बन बोलते हैं, और इस एडिशन को हम लोग बोलते हैं इप्सो एडिशन। इप्सो सब्स्टिट्यूशन तो हम लोग कर ही चुके हैं पहले, दिस इज इप्सो एडिशन। कन्फ्यूज मत होना, इप्सो सब्स्टिट्यूशन इज समथिंग डिफरेंट, इप्सो एडिशन इज समथिंग डिफरेंट। ओके चलो, अब क्या करें बेटा? इसके पास तो है लोन पेयर, तो बेटा ये बॉन्ड ऐसे तो टूटेगा नहीं, क्योंकि लोन पेयर तो यहाँ माइनस आएगा, ओके, ऐसे टूटेगा, ऐसे टूटा, यहाँ पर आया आपका प्लस, यहाँ पर आया माइनस। जैसे ही प्लस आया बेटे, तो न्यूक्लियोफाइल यहाँ कटाक से अटैक मार दिया, देखिए जुड़ गया, और ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया बेटे, समझिएगा, ऑर्थो पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यानी कि यहाँ पे कार्बेनाइन हो रहा है। और देखो बेटा ये एरोमेटिक है, और ये आपका नॉन एरोमेटिक है। इधर इधर आप देखते जाएं, सबके सब क्या है? नॉन एरोमेटिक है, ओके, ठीक है, समझ में आती है बात। तो ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो यहां पर जो रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, कार्बेनाइन बन रहा है बेटे। चूंकि बॉन्ड यहां पे टूट रहा है बेटे, तो ये स्लो रिएक्शन है इप्सो एडिशन का। स्लो रिएक्शन तो बेटा क्या यही आपका आरडीएस होगा? यानी आरडीएस जो है, इस बार आरडीएस में कार्बेनाइन की बात हो रही है, यानी कि इसका जो रेट और रिएक्टिविटी होगा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन पे डिपेंड करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बेनाइन पे डिपेंड करेगा। इंटरमीडिएट का यही आरडीएस है। और अगर इसका हम रेट की बात करें, तो रेट क्या होगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस
इंटू पावर 1 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस पावर 1। तो इस बार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल भी डिपेंड करेगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट पर भी रेट डिपेंड करेगा, क्योंकि देखो आरडीएस में दोनों आ रहे हैं बेटे, सो बाय मॉलिक्यूलर। चूंकि एरोमेटिक की बात हो रही है और बाद में आप देख रहे हो कि यहां पर लिविंग ग्रुप की जगह पर न्यूक्लियोफाइल आ गया, तो बेटा इसको हम बोलेंगे इसलिए ArSN2, एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्यूलर। क्लियर? ओके। नाउ जैसे यहां पर माइनस आया हुआ था तो 1 2 3 कर लो, माइनस को 1 से 3 में ले आओ, ले आए, डबल वन को 2 3 से 2 1 में ले जाओ, आ गया। फिर से पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आ गया भाई। फिर से 1 2 3 करें जनाब, रेजोनेंस कराएं तो 1 2 3 किया तो चार्ज 1 से 3 में चला जाएगा, आ गया। डबल बॉन्ड 2 3 से डबल बॉन्ड 1 2 3 2 3 से 2 1 में चला गया, चला गया। ये तो माइनस आपका ऑर्थो पे आ रहा है, पैरा पे आ रहा है, ऑर्थो पे आ रहा है, यानी इस रिंग में ऑर्थो पैरा के बीच में माइनस चार्ज ऐसे रोटेट कर रहा है, ये देखिए। और यहाँ पर है लिविंग ग्रुप, यहाँ पर है न्यूक्लियोफाइल। बोलो बेटे। और यहाँ पर तो बेटा बताओ, अगर हम इसके रेट, तो इसका जो रेट है बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन पे डिपेंड करेगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ज्यादा इसका रेट होगा, उतनी ज्यादा रिएक्शन आगे बढ़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? देन अगर हम यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप लगा दें, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इस रिंग में, और जनरली ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे अगर हम लगाएं तो बेटा बताओ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग कौन सा होते हैं? -m होता है, -h होता है, -i होता है, राइट बेटे। तो ये -m -h -i बेटा इस कार्बोनाइन को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा। इस कार्बोनाइन को क्या करेगा? स्टेबलाइज करेगा, है ना। लाइक माइनस एनाइन को बेटा माइनस वाले ही स्टेबलाइज करते हैं, -m -h -i। आपको समझ में आ रहा होगा, आपने ये सब बहुत अच्छे से जीओसी में पढ़ रखा और मैं बीच में बहुत जगह बता चुका हूँ। लाइक स्टेबलाइज लाइक, तो यहाँ पर लाइक चार्ज है तो लाइक वाले ही, माइनस वाले ही इसको स्टेबलाइज करेंगे। और अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया जाए, अरे भाई साहब, तो देखो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसको क्या करेगा? यहाँ पर माइनस चार्ज था और भी माइनस चार्ज बढ़ा देगा, चार्ज बढ़ने से स्टेबिलिटी घटता है, आपको पता है। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को घटाएंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएंगे। जबकि ArSN1 में क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, देखो वहां पर जो बन रहा था कैप्टाइन बन रहा था बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स क्या कर रहे थे? स्टेबिलिटी को, रेट को बढ़ा रहे थे। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बेटा वहां पर क्या कर रहे थे? देखो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कौन सा? +m +h +i प्लस वाले, लाइक वाले स्टेबिलिटी बढ़ा रहे थे। जबकि अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग लगा दें लाइक +m +h या +i, तो इसकी रेट या रिएक्टिविटी को घटाएंगे, जबकि यहाँ पर रेट या रिएक्टिविटी को ये बढ़ाएंगे। सिमिलरली अगर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा तो बेटा वो क्या करेगा? इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इसके रेट को घटाएगा। लीजिए ये लॉजिक भी समझते जाइए आप। जैसे यहाँ पर पहुँचे बेटे क्या होगा? सिंपल फास्ट प्रोसेस होगा। ये न्यूक्लियोफाइल है ना, किसी एक को लेके आप कर सकते हो यहाँ से भी, या फिर ऐसे समझ सकते हो। ये हमने लिया, ये आपके पास लिविंग ग्रुप था बेटे, और ये आपका न्यूक्लियोफाइल था, और यहाँ पर था माइनस चार्ज। ये न्यूक्लियोफाइल ऐसे निकल जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, और प्लस माइनस एक बॉन्ड बना देगा, और देखिए आपका ये आ जाएगा लिविंग ग्रुप बाहर, सॉरी लिविंग ग्रुप, न्यूक्लियोफाइल की मैं बात कर रहा हूँ। कौन चला जाएगा बाहर? आपका लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा। ये देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा बेटे, बॉन्ड बना देगा, और देखिए आपका यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा। सो दिस न्यूक्लियोफिलिक हो गया, सब्स्टिट्यूशन हो गया। देखो लिविंग ग्रुप निकला और बेटा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ गया। अब बताओ बेटा क्या मैकेनिज्म बढ़िया से तगड़े से समझ में आया कि नहीं आया? क्या मैकेनिज्म बढ़िया से तगड़े से समझ में आया कि नहीं आया? एकदम मैकेनिज्म क्लियर बेटे, बढ़िया। तो अब देखो बेटा इसमें क्या है कि एक चीज़ आपने देखा कि यहाँ पर जहाँ पर लिविंग ग्रुप था अल्टीमेटली वहीं पर न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया। ऐसे एडिशन को हम लोग इप्सो एडिशन बोलते हैं, ऐसे कार्बन को हम लोग इप्सो कार्बन बोलते हैं, ठीक है। बट जनरली क्या होता है कि जो एरोमेटिक रिएक्शंस होती हैं बेटा, एरोमेटिक की न्यूक्लियोफिलिक, वो इप्सो सब्स्टिट्यूशन की रिएक्शन होती हैं, एडिशन रिएक्शन कम होती हैं। तो जनरली इप्सो सब्स्टिट्यूशन होता है, बट यहाँ पर क्या हो, किसकी बात हम लोग कर रहे हैं बेटा? इप्सो एडिशन की बात कर रहे हैं। और इप्सो सब्स्टिट्यूशन मैंने आपको ऑलरेडी बहुत अच्छे डिटेल में बता रखा है। चलिए कुछ पॉइंट्स को समझते हैं, जरा देखिएगा, गौर फरमाइएगा बेटे। जैसे कि देखिए अगर हम EAS की बात करते, ये तो आपका ArSN है बेटे, ये आप अभी तक जो बात कर रहे थे आप ArSN की बात कर रहे थे। अगर हम EAS की बात करें तो वहाँ पर क्या हुआ था? जरा देखो, हाइड्रोजन था, ठीक है, ये बॉन्ड टूटा था, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया था, इलेक्ट्रोफाइल तुरंत यहाँ खटाक से अटैक कर गया था इस तरह से। फिर यहाँ प्लस चार्ज आ गया था, उसके बाद रेजोनेंस की वजह से ऑर्थो पे, पारा पे, और यहाँ पे ऑर्थो पे प्लस चार्ज आया था, अरेनियम आयन। तो जब EAS की बात करो तो यहाँ पे आपका टाइम डेवलप हो रहा है बेटे। और जब आप ArSN की बात कर रहे हो, जब आप ArSN की बात कर रहे हो तो यहाँ पे कार्बोनाइन डेवलप हो रहा है, बट दोनों का डेवलप होने का तरीका लगभग सेम है। डिफरेंस इज कि यहाँ कार्बोनाइन है, वहाँ कैप्टाइन है। देखो आप यहाँ पर, वहाँ पर H निकल रहा था, यहाँ पर क्या हो गया? बॉन्ड टूटा, पहले तो यहाँ पर H था और यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा, न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ।
वहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जरा देखो यहाँ पर ये बॉन्ड टूटा और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हुआ, जैसे यहाँ पर अरेनियम आयन बन रहा है बेटा वैसे ही यहाँ पर भी अरेनियम आयन बन रहा है ना। तो काफ़ी सिमिलरिटी है इसके फर्स्ट स्टेप में ARSN और EAS में। देखें, सो इट रिसेंबल्स द अरेनियम आयन मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसकी जो मैकेनिज्म है बेटे बहुत मैच करती है, ये जो अरेनियम आयन का आपका ARSN का है और जो EAS का मैकेनिज्म है इसके साथ बहुत ज़्यादा मैच करता हुआ आपको नजर आ रहा है इन बोथ केसेस, है ना। तो इट रिजेंबल्स द अरेनियम आयन मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन बोथ द केसेस अटैकिंग स्पीसीज फॉर्म्स ए बॉन्ड विद सबस्ट्रेट गिविंग एन इंटरमीडिएट। देखो बॉन्ड टूटा सबस्ट्रेट का और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया, इंटरमीडिएट दिया, बॉन्ड टूटा न्यूक्लियोफाइल अटैक किया, इंटरमीडिएट दिया। समझिए, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा। एंड देन द लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स, और उसके बाद फिर लिविंग ग्रुप डिपार्ट किया, जैसे यहां पर H डिपार्ट किया और यहां पर आपका L डिपार्ट किया, देखिए न्यूक्लियोफाइल आ गया, यहां पर देखिए H हटा और देखिए इलेक्ट्रोफाइल आ गया। सो बोथ इन्वॉल्व एडिशन एलिमिनेशन प्रोसेस। तो EAS भी आपका क्या था, देखो पहले एडिशन हुआ फिर H का एलिमिनेशन हुआ। सो एडिशन एलिमिनेशन, और ये मैं आपको बता ही चुका हूँ कि भाई यहाँ पर देखो पहले न्यूक्लियोफिल का एडिशन हुआ तो एडिशन एंड देन फिर बाद में लिविंग ग्रुप लीव कर गया तो एलिमिनेशन। सो दिस इज ऑल्सो एडिशन एलिमिनेशन। सो बोथ EAS एंड ARSN2 ये आप देख रहे हो यहाँ पर बोथ आर इन्वॉल्व एडिशन एलिमिनेशन प्रोसेस। अब जब बात करें ARSN2 की, तो ARSN2 में आप देख रहे हो बेटे यहाँ पे कार्बोनाइन बन रहा है। कार्बोनाइन बन रहा है तो हमने आपको बताया था कि कार्बोनाइन बन रहा है तो उसको कौन स्टेबलाइज करेंगे, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से स्टेबलाइज करेंगे, -M या फिर जिसको -R भी बोलते हो, -H या फिर -I स्टेबलाइज करेंगे। जरा देखिए ARSN2 reaction involves two steps. The first step is slow ipso addition by the nucleophile to give intermediate anion. सब समझ में आ रहा होगा। तो पहले स्टेप में ipso addition हुआ और आपका इंटरमीडिएट कार्बन आयन मिला। ओके, बहुत अच्छी चीज़ है ना। अब ये जो इंटरमीडिएट एनायन इसके कुछ नाम है बेटे, जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो बेटा मिजेनहेमर या सेल्फ कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या सिग्मा कॉम्प्लेक्स या साइक्लोहेक्सा डाइइनाइल कार्बोनाइन भी बोलते हैं इसको, जो हम इसकी बात करते हैं राइट। ओके, विच इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस स्पेशली -R, बोला ना इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबलाइज करेगा ARSN2 को, आर प्रेजेंट आइदर ऑर्थो आर पैरा और बोथ पोजिशन। इन द सेकेंड स्टेप लिविंग ग्रुप डिपार्ट्स टू गिव द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट। तो सेकेंड स्टेप में चाहे आप इसकी बात कर लो, लिविंग ग्रुप निकल गया और ये दिया, या फिर आप ARSN2 की बात कर लो, लिविंग ग्रुप निकल गया, न्यूक्लियोफाइल आ गया बेटे। तो क्या ये पूरा बात एकदम कंफर्म क्लियर अच्छे से समझ में आ गया क्या बेटे? क्लियर हो गया ना, बढ़िया से मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। तो बहुत सारे रिजल्ट्स यहाँ से निकलेंगे बेटे, बहुत सारे रिजल्ट्स निकलेंगे जिनकी हम बात करेंगे करके चुन के, तो सब चीज़ें बढ़िया से, तो बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत डिटेल डिस्कशन लेके जा रहा हूँ। और हर एक जब कभी हम किसी भी चैप्टर की किसी भी टॉपिक की बात करते हैं तो बेटा हर जगह हम लोग बहुत डिटेल में ही जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। SNAR वही हमने सब किया, जरा देखते जाइए फटाफट। वेरी वेरी रेयर रिएक्शन ऑफ अराइल हाइलाइट। SNAR बहुत रेयर रिएक्शन आपको बता चुका हूँ, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वगैरह बहुत ज़्यादा होती है रिंग में, वो सब पता है आपको। एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। जैसे अब मैकेनिज्म मैं सारी बता चुका हूँ, ये जस्ट एक थोड़ा सा रिवीजन टाइप का आपके सामने आ गया। देखिए क्या, लेट्स टेक अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हमने यहाँ पर Cl लिया और न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराया। वी वांट टू सब्स्टिट्यूट Cl विथ न्यूक्लियोफाइल, इसको हटा के हम न्यूक्लियोफाइल लगाना चाहते हैं अल्टीमेटली, बट दिस इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि इसके पास लोन पेयर या डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, सारी चीज़ें न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज़्यादा होगी, रिपल करेगा, वो सारे रीजन आपको बता चुका हूँ। सो वी वांट टू सब्स्टिट्यूट Cl विथ न्यूक्लियोफाइल, बट दिस इज वेरी वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिटवीन C एंड Cl। ये देखिए बिटवीन C एंड Cl ड्यू टू रेजोनेंस वेरी हाई बॉन्ड एनर्जी। ओके, फिर हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म इसका क्या, वही देखिए किसको तोड़ा भी, ये मैकेनिज्म आपको मैंने अभी बता ही चुका हूँ। यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, न्यूक्लियोफाइल घुस गया, इसके बाद रेजोनेंस कर जाएगा, अभी आपको सब बता चुका हूँ। दिस इज वेरी स्लो रिएक्शन। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक से किधर जा रहे हो बेटा, नॉन एरोमेटिक जा रहे हो। एक तो बॉन्ड टूट रहा है और दूसरा एरोमेटिक से आप नॉन एरोमेटिक जा रहे हो, स्टेबल से आप अनस्टेबल जा रहे हो। दिस इज वेरी स्लो रिएक्शन। दिस इज RDS, और RDS है तो बेटा इन दोनों के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड करेगा और इसके स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे इसका रिएक्टिविटी डिपेंड करेगा। ओके, बहुत क्लियर बात आ जाती है साफ साफ। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, लिविंग ग्रुप लीव करके यहाँ माइनस यहाँ प्लस आएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा, बन गया न्यूक्लियोफाइल। तो हम चाहते हैं हाइपोथेटिकल रिएक्शन है, कुछ ऐसा हो जाए कि लिविंग ग्रुप निकल जाए, न्यूक्लियोफाइल न जाए। तो हम ये चाहते हैं कि अगर इस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एरोमेटिक ARSN अगर हम कराना चाहते हैं बेटे, तो हम ये चाहेंगे कुछ ऐसा हो जाए कि Cl निकल जाए और यहाँ पर एक माइनस यहाँ प्लस आ जाए, राइट बेटे, और यहाँ पर एक बॉन्ड बन के न्यूक्लियोफाइल यहाँ सब्स्टिट्यूट हो जाए, न्यूक्लियोफाइल आ जाए। अनफॉर्चुनेटली दीज रिएक्शंस डज नॉट अकर्स दैट आर हाइपोथेटिकल। जनरली रिएक्शंस नहीं होती हैं। क्यों नहीं होती, आपको रीजन बताया था।
इलेक्ट्रॉन की जो रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं कर पाता है, और यहाँ पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से अटैक नहीं कर पाता है। तो कई सारे रीजन स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ। अब ये कब हो सकती हैं? ये तब हो सकती है जब इनके रेट को बढ़ाया जाए। अब इनका रेट को कैसे बढ़ाया जाए? तो आपको जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ना बेटे, ये वाला यहाँ पर क्या कार्बोनाइन है, अगर हम इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा दें कैसे भी करके, देखो वही चीज़ आ रही है। तो स्टेबिलिटी कैसे बढ़ेगी? जब इसमें क्या ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो अगर इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो तो इनकी स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ेगी, चूंकि नॉन एरोमेटिक स्टेबिलिटी कम हुई है। बट अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा दोगे तो स्टेबिलिटी कुछ तो बढ़ेगी बेटा, दैट वाई रिएक्शन की कुछ तो फिजिबिलिटी बढ़ेगी, तब कुछ तो रिएक्शन होने के चांसेस बनेंगे आगे। तो वो पॉइंट यहाँ पर देखिए, समझिए बात को। This reaction may occur if rate of RDS increases. How rate of RDS increases? When strong electron withdrawing group are present at ortho and para position. सब कुछ समझ आ चुका हूँ। Then lone pair present at ortho and para position in RS will become more stable. Negative charge या lone pair जो है वो स्टेबल हो जाएगा, या कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग प्रेजेंस में। तो ये सारी चीज़ें बेटा बोल चुका हूँ कि नहीं बोल चुका हूँ? तो प्रॉपर तरीके से आपको हर चीज़ चुन चुन के बेटे समझा रहा हूँ, आप देखते चले जाएँ। एंड इफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन इंक्रीजेज। अब भैया अगर इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी बेटे, ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे जो कार्बोनाइन है यहाँ पर, इसकी स्टेबिलिटी अगर बढ़ जाएगी तो रेट भी ऑब्वियसली बात बढ़ जाएगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी पर रेट डिपेंड कर रहा है। क्योंकि ये स्टेप आपका आरडीएस है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है बेटे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, राइट। एंड देन रिएक्शन कैन बी कैरीड आउट, तब SNAR रिएक्शन हो सकती है। सो SNR रिएक्शन कैन बी कैरीड आउट ओनली व्हेन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर प्रेजेंट एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन। तब आप आसानी से करा सकते हो बेटे इसको, राइट। अब चलो OH माइनस की रिएक्शन करा के देख लेते हैं। अभी हमने न्यूक्लियोफाइल लिया था OH माइनस के, तो बेटा अगर यहाँ पर Cl लगा है तो फिर से वही डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अटैक नहीं करेगा तो ये रिएक्शन होगी नहीं जनरली। बट फिर से हाइपोथेटिकल मैकेनिज्म अगर हम लें तो सेम वैसे ही बढ़ेंगे आगे जैसे हम जा रहे थे। यहाँ पे देखो माइनस आएगा, हर तरीके से दिखा रहा हूँ बेटे आपको, प्लस आएगा, OH यहाँ अटैक कर जाएगा, यहाँ माइनस, ऑर्थो एंड पारा में रेजोनेंस की वजह से आएगा, अरेनियम आयन बनेगा कुछ। हियर इंटरमीडिएट कार्बोनाइन इज फॉर्म्ड एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन, देख लीजिए सब कुछ है बेटे। नेगेटिव चार्ज एट ऑर्थो एंड पारा पोजीशन ड्यू टू रेजोनेंस, देखिए रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज आया है ऑर्थो एंड पारा पोजीशन पे। तो आप जरा समझिए बात को। इफ दिस नेगेटिव चार्ज इज स्टेबलाइज्ड बाय एनी हाउ, अगर हम इस नेगेटिव चार्ज को कैसे भी करके स्टेबलाइज कर दें, देन स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इंक्रीजेज। इफ इन एनी रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज। अब स्टेबिलिटी इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, मतलब प्रोडक्ट साइड में बढ़ रहा है, मीन्स प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी बढ़ रहा है, और किसी भी तरह से स्टेबिलिटी बढ़ गया तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि भाई स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो रिएक्शन आगे की तरफ जाएगी। तो वही लिखा है, इफ इन एनी रिएक्शन स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय एनी हाउ देन रिएक्शन शिफ्टेड मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज। बोलो ना बेटे, कैसे समझाऊं, किस तरह से समझाऊं बेटे? हर चीज़ चुन चुन के आपके सामने रख रहा हूँ बेटे, हर चीज़ चुन चुन के। उसके बाद फिर क्या हो गया, लीविंग ग्रुप लीव कर गया, माइनस यहाँ प्लस आया, बॉन्ड बन गया, कुछ ही हो गया। बट दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल। सो हाउ टू इंक्रीज रेट और स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, तो बता ही चुका हूँ ऑलरेडी। देखिए फिर से देख लीजिए आप एक बार और, पढ़ेगा ध्यान से। So if we use electron withdrawing group at ortho and para position, then stability of negative charge या कार्बोनाइन increases and reaction will shift in forward direction and rate of reaction increases, जो RDS में इंटरमीडिएट बन रहा था। And reaction can be feasible by using electron withdrawing group at ortho and para position or by attaching electron withdrawing group at ortho and para position of the ring. Electron withdrawing groups आपको सारे पता है, प्लस एम माइनस एम सब बता चुका हूँ। माइनस एम ग्रुप होंगे, माइनस एच ग्रुप होगा, माइनस आई ग्रुप होगा। So if electron withdrawing group are present at ortho and para position with respect to leaving group or nucleophile in ring, then stability of कार्बोनाइन increases, rate of ArSN2 increases. बोलो ना बेटे, अब तो रट्टा मार गया हो, एकदम मार दिया होगा आपने, तो दिमाग में छप गया होगा। 10, 20, 50 बार बोल चुका हूँ इस बात को मैं, एकदम हर चीज माइंड में छप गई होगी। ArSN2 क्या है क्या नहीं है, सब कुछ आपको बहुत क्लियर बेटे अब आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया क्या? अरे नहीं आया क्या? कमेंट में समझ में आ गया, कमेंट में जरूर लिखना खटाक से। चलिए आगे देखिए। अब मैकेनिज्म ऑफ ArSN2 व्हेन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इज प्रेजेंट एट ऑर्थो पोजीशन। अब देखिए, अब ये रिएक्शन फिजिबल होगी। दिस इज नॉट हाइपोथेटिकल, तभी तो हाइपोथेटिकल की बात कर रहे थे। अब एक्चुअली में क्या होगा, आप देखिए NO2 लगा, देखिए ऑर्थो पोजीशन पे इस लिविंग ग्रुप के, राइट बेटे। तो ये L हटा और यहाँ पे देखो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो गया। अब कैसे ऐड हो गया? दिस रिएक्शन इज फिजिबल। व्हाई, हाउ? देखिए सिंपल, इस बॉन्ड को तोड़ा ऐसे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस आया, न्यूक्लियोफाइल कटाक से अटैक करा दिया, कर गया। जैसे यहाँ पे माइनस चार्ज आया है जनाब, देखिए ये आपका इसका माइनस एम इसको स्टेबलाइज करेगा, इसका माइनस आई इसको स्टेबलाइज करेगा, कार्बोनाइन तो रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा। RDS है ना ये, सो हियर कार्बोनाइन स्टेबिलिटी इंक्रीजेज एंड रेट ऑफ RDS इंक्रीजेज एंड रेट इंक्रीजेज एंड रिएक्शन इज फिजिबल, रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बोलो ना जनाब। तो अब ये खटक से, तो हमने बोला था काश ऐसा हो जाए कि लिविंग ग्रुप निकल जाए, तो भैया काश ऐसा हो गया, लिविंग ग्रुप निकल गया। किसके प्रेजेंस में? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के प्रेजेंस में। तब ये लिविंग ग्रुप यहाँ से निकलेगा बेटे कुछ ऐसे, या माइनस यहाँ प्लस आएगा, देखिए बॉन्ड बन जाएगा
और ये देखिए आ गया न्यूक्लियोफाइल जनाब, आ गया न्यूक्लियोफाइल। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट कि हाउ न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड इन दिस रिंग, हाउ ARSNT occurs. So in presence of electron withdrawing group, RDS का रेट बढ़ेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, फिजिबिलिटी होगी और रिएक्शन हाइपोथेटिकल ना होके रियल में होने लगेगी। तो अभी तक हम हाइपोथेटिकल समझ रहे थे, अब रियल में आगे बढ़ी बात। सो सच रिएक्शंस कैन टेक्स प्लेस इन 2 स्टेप। पहले स्टेप में जनरेशन ऑफ कार्बन आयन आपने देखा, एंड फर्स्ट जो कि स्लो स्टेप होगा RDS होगा, एंड सेकेंड स्टेप में आपने देखा था क्या कि लिविंग ग्रुप निकला, देखिए, और यहाँ पर आपके सामने आ गया। सो फर्स्ट स्टेप वेयर हैलोजन ग्रुप या लिविंग ग्रुप एलिमिनेट्स। लेकिन बेटा एक चीज बताओ, एलिमिनेशन किस स्टेप में हो रहा है? सेकंड स्टेप में हो रहा है। क्या ये RDS है? नो, दिस इज नॉट RDS। यानी कि लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी इसके रेट पर कोई फर्क नहीं डालेगी। लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी इसके रेट पर कोई फर्क नहीं डालेगी। आप सोच रहे सर यहाँ पर ये CL लगा, BR लगा, I लगा, क्यों ना हम इसका लिविंग टेंडेंसी चेक कर लें और से इसका रेट डिफाइन कर ले। रहे भैया ये RDS में है ही नहीं, तो आप ऐसे मत करना, ऐसे मत करने लगना, कहानी में मोड़ आ जाएगा, कांड हो जाएगा। अब बोलोगे सर यहाँ पर फ्लोरीन होता तो रेट ज़्यादा होता। अरे जनाब फ्लोरीन होता तो यहाँ पर तो लीव करने में RDS है ही नहीं है, स्लो स्टेप है ही नहीं है बेटा, समझे ना। तो लिविंग ग्रुप से आप इसके रेट को डिफाइन मत करने लगना, क्योंकि RDS आपका ये है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन पे बात होगी। यहाँ पर लिविंग ग्रुप मैटर नहीं करेगा इसके रेट को इंक्रीज या डिक्रीज करने में। वाह भाई वाह, तो बड़ी गर्दा चीज़ें हो जाती हैं। देखिए जनाब इस तरह से। तो अब देखिए 2 NO2 लग गए। अरे भाई साहब 2 NO2 लग गए, गजब। तो अगर हम इसकी बात करें तो देखिए यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। तो देखिए इसके कार्बन कितना ज़्यादा स्टेबलाइज हो गया। यहाँ भी -M-I दे रहा है, -M-I दे रहा है। खतरनाक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा, आराम से खट से निकल जाएगा, वो आ जाएगा यूनिवर्स से। बट केवल Cl लगा है। तो नॉर्मल कंडीशन में, अंडर ऑर्डिनरी कंडीशन में रिएक्शन नहीं होगी, इसलिए हम डाउस प्रोसेस की बात करेंगे। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे इस रिएक्शन करेंगे तब होगा, दैट विल बी वेंजाइन मैकेनिज्म। अरे भाई साहब 3 NO2 लगे हैं तो गर्दा, मतलब इसके पास पानी लाओगे नहीं कि खटाक से Cl निकलेगा, इसको वो खटाक से लग जाएगा। कहने का मतलब इवन नो नीड ऑफ न्यूक्लियोफाइल, जो सॉल्वेंट है पोलर प्रोटिक वही काम कर जाएगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का, और खट से Cl निकलेगा, वो आ जाएगा। रिएक्टिविटी इज वेरी 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 फास्ट। कहानी समझे ना, क्योंकि यहाँ पर भी कार्बन आयन था, यहाँ पर भी कार्बन आयन। देखिए कार्बन आयन कितनी तरह से -I। अरे भाई साहब गर्दा स्टेबलाइज किया कार्बन आयन को, रेट खतरनाक बढ़ाया, रिएक्शन अच्छी तरह से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर गई, और बेटा रिएक्शन का रेट बढ़ गया और ये फिजिबिलिटी हो गई। तो कहाँ पर ARSN फिजिबल है, कहाँ पर नहीं है बेटे, क्या गर्दा तरीके से, जबरदस्त तरीके से बात समझ गए हो क्या? चलिए तो अब थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लिया जाए जनाब। जब हमने इसके मैकेनिज्म की बात की थी, आप याद करें बेटे, तो इस केस में आप देख रहे थे जो RDS है ना बेटे, ये इसमें न्यूक्लियोफाइल भी है और ये दोनों है, दोनों इन्वॉल्व, और यही आपका RDS है। और इसके आगे भी 1 लिखा है, इसका ऑक्यूपेशन 1 है, यानी कि ये पाइमोलिकुलर है। ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक रिस्पेक्ट में 1 होगा, यानी कि इसका रेट जो होगा, रेट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दिस कंपाउंड सबस्ट्रेट इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। बोलो ना बेटे। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए, जरा देखिए, रेट विल बी इक्वल्स टू K इंटू एरोमेटिक कंपाउंड सबस्ट्रेट इंटू न्यूक्लियोफाइल। ऑर्डर इसका कितना 1 है, 2 हो जाएगा, SN_AR है। रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, रिएक्शन इंटरमीडिएट, पॉसिबल ओनली व्हेन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन हैव स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लाइक दिस। ये लीजिए जनाब, RDS इज अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, स्टेप 1 है। सो इफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल इज फास्ट देन रेट ऑफ SN_AR ऑल्सो विल बी फास्ट। तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक अगर तेजी से हो रहा है, यानी इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी अगर ज़्यादा है, तो ये रेट को एनहेंस करे, इफेक्ट करेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बढ़िया हो रही तो रेट को अफेक्ट करेगा, बढ़ाएगा। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हैं तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन बढ़ेगी, रेट बढ़ेगा, रिएक्शन ज़्यादा फिजिबल होगी। भाई साहब क्या गर्दा चीज़ है आपके सामने है, मस्त और ज़बरदस्त। बस आप इंजॉय करते जाएं बेटे, चीज़ों को समझते जाएं मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। देखिए जरा आप कुछ एग्जाम्पल ऑफ ARSN2 विथ सबस्ट्रेट हैविंग नो एक्टिवेटिंग ग्रुप। एक्टिवेटिंग ग्रुप का मतलब यहाँ पर क्या है, ARSN के लिए एक्टिवेटिंग क्या है, ARSN2 के लिए एक्टिवेटिंग इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बेटे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ही उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कराएंगे, तभी वहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, खटाक से अटैक मार पाएगा बेटे। समझ रहे हो, ARSN2 की बात कर रहा हूँ। कार्बन आयन बन रहा था, तो कार्बन आयन अगर बन रहा है बेटे, ये देखिए कार्बन आयन बन रहा है यहाँ पर, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हुई तो क्या करेगा, -M -H -I, यही तो इसकी रिएक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल आपका क्लोरोबेंजीन है, कोई भी एक्टिवेटिंग ग्रुप नहीं है इसके पास, मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं। एक्टिवेटिंग ग्रुप मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी, जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। एक्टिवेटिंग ग्रुप मीन्स क्या मीन्स इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जनाब।
ओके, तो हमने कहा था ना स्पेशल केसेस में ये रिएक्शन होती है बेटे, नॉर्मल नहीं होती। देखो 300 डिग्री सेल्सियस और 200 एटमॉस्फेयर पे अगर आप इक्वस डाल रहे हो तब Cl हट रहा है, यहाँ OH आ रहा है भाई साहब। इक्वस अमोनिया CU2O डाल रहे हो 200 डिग्री सेल्सियस पे रिएक्शन कर रहा हो और तब Cl हट रहा है, और NH3 से आपको HNH2 न्यूक्लियोफाइल क्या मिलेगा, NH2 माइनस मिलेगा, ये लग जा रहा है। CuCN पायरिडीन 200 डिग्री सेल्सियस पे आप रिएक्शन कर रहे हो, स्पेशल कंडीशन पे होगा बेटे, तो यहाँ पे Cl हट रहा है और देखो Cn माइनस यहाँ पे ऐड हो रहा है, Cn ऐड हो रहा है। तो कोई एक्टिवेटिंग नहीं, तो स्पेशल कंडीशन लगानी पड़ रही है बेटे, तब ये रिएक्शन हो रहा है। ओके चलिए, तो कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने रख रहा हूँ। विथ सबस्टेट हैविंग एक्टिवेटिंग ग्रुप, ये लीजिए जनाब, और पैरा पोजिशन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, खटाक से लगा लो। देखिए यहाँ पे ETOH है बेटे, देखो यहाँ पर, और NH3 है, NH3 क्या है, HNH2, ये लीजिए ना, तो माइनस यहाँ प्लस और यहाँ पर माइनस, NH2, Cl हटेगा, NH2 खटाक से लग गया। NaOH OH माइनस लिया, Cl हटा, यहाँ पे OH लग गया, ये लीजिए। अब यहाँ पर तो बेटा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है, समझ रहे हो, ये देखिए। और वैसे भी एक चीज़ बताया बेटा, ये जो अल्काइल ग्रुप है ना, ये आपका प्लस आई यहाँ पर शो करेगा, माइनस H शो नहीं करेगा कार्बोनाइन में, ये नहीं शो करता है। मिथाइल ग्रुप कार्बोनाइन में प्लस H नहीं शो करता है। प्लस H कब शो करता है, जब कटायन होता है, तो सिंपल प्लस आई शो करेगा। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, बट बहुत ज़्यादा इसको ये रिंग को डीएक्टिवेट नहीं कर पाए। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग क्या करता है, डीएक्टिवेट करता है ARSN को। तो इसलिए यहाँ पर ये क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है, इसलिए देखो टेम्परेचर यहाँ पर हाई रखना पड़ रहा है, तब यहाँ पर आपका ये SO3Na हट रहा है और यहाँ पर OH आ रहा है। तो ये कंडीशन समझ लीजिए आप। तो ये एग्जाम्पल्स भी आप देखें, मतलब ऐसे नहीं है कि काम ऐसे ही हो गया बस, ऐसे नहीं है बेटे। हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझते हुए आगे बढ़ना है बेटे, हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से समझते हुए आगे बढ़ना और समझना है बेटे। कहानी क्लियर है यहाँ तक, एकदम मस्त और जबरदस्त तरीके से। अब हम चलो और अच्छे से बात कर लेते हैं बेटे, किसकी, रेट ऑफ SN-AR रिएक्शन की। किसकी बेटे, रेट ऑफ SN-AR रिएक्शन की। ओके एक्चुअली बेटा ये SN-AR की हम बात कर रहे हैं, ये बेसिकली SN-AR2 की ही बात है यहाँ पर, है ना। ये रेट ऑफ क्या है, SN-AR2, या फिर आप इसको ऐसा कह सकते हो रेट ऑफ ARSN2, है ना, उसके रेट की बात कर रहे हैं हम लोग। और ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से डिटेल में समझा चुका हूँ बेटा ऑलरेडी, एक बार आप देख लें फिर से, है ना। जैसे कि हम लोगों ने जब बात की थी बेटा यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका लिविंग ग्रुप था, राइट, और यहाँ सब जगह पर कौन सा चार्ज डेवलप हुआ था बेटा, ऑर्थो पैरा पोजिशन पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था। अब यहाँ पर एक ऐसा ग्रुप चाहिए, कैसा ग्रुप चाहिए, जो इसकी कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी को बढ़ाए। तो कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी कौन बढ़ा रहा था बेटा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर रहा था, खींच रहा था बाहर। यानी ये रिंग जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, भाई इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी तो ये नेगेटिव चार्ज उतना ही ज़्यादा न्यूट्रलाइज होगा, कार्बोनाइन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सो आप ये कह सकते हो कि रेट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ रिंग। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी ऑफ रिंग, और बाकी की सारी चीज़ें तो आप समझ में ही आपको आ ही रहा है कि आप कैसे कैसे क्या क्या किए थे बेटे। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो क्या है ना बेटा कि वी डिफाइन द रेट ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन, बिल्कुल वही बात हो रही है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ रिंग। रिंग जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट होगा, कार्बोनाइन उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनाइन या इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी ऑफ रिंग, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पावर, राइट। कुछ इस तरह से ये होने वाला है राउट। अब आगे देखो, अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा, सो AR-SN2 रिएक्शन या एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलेक्युलर रिएक्शन, दिस रिएक्शन इज मोस्ट कॉमन एमंग एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। द रिएक्टिविटी ऑफ सबस्ट्रेट फॉर AR-SN2, है ना, ऑल्सो कॉल्ड SN-AR, बोलते हैं ना, SN-AR भी बोलते हैं। रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स, रिएक्टिविटी, लिविंग पावर ऑफ लिविंग ग्रुप। एक्चुअली में लिविंग पावर पर तब डिपेंड करेगा जब कुछ भी काम नहीं होगा, अदरवाइज हम लिविंग पावर की बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये RDS में नहीं आता है, बात समझ रहे हो, ये RDS में नहीं आता है, इसलिए बेटा इसकी बात हम एकदम लास्ट में ही करेंगे, जब बिल्कुल काम नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं होगा, कोई सिचुएशन नहीं हमारे सामने होगी, जब कुछ भी ऐसा नहीं बचेगा तब हम इसकी बात करेंगे। ये हम इसको हम सबसे लीस्ट प्रायोरिटी पर रखेंगे, क्योंकि ये लिविंग ग्रुप जब लीव करता है तो बेटा ये आपका सेकंड ग्रुप में सेकंड स्टेप में आता है, और सेकंड स्टेप आपका RDS नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज़ का, कीप इन माइंड। रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -m या फिर -r और -i पावर ऑफ ग्रुप प्रेजेंट ऑन ऑर्थो पैरा पोजीशन, बिल्कुल सही है। रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेटेरोएटम ऑफ द रिंग। अब रिंग की में जो भी एटम लगा हुआ है, सपोज कोई एटम इस तरह से रिंग में लगा हुआ है बेटे,
कुछ इस तरह से। और अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक है तो क्या करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा और रिंग में जहाँ पर भी कार्बन आयन है उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा। एंड नेचर ऑफ सॉल्वेंट, पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर्स द रिएक्शन। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट इस रिएक्शन को क्या करता है, फेवर करता है। चलिए, जैसे कि SN2 को आप याद करो, जैसे कि SN2 रिएक्शन को भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करता था, वैसे ही ArSN2 रिएक्शन को भी पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट फेवर करेगा। तो आप इस तरह से इसको ध्यान रख सकते हो बेटे। चलिए, बात समझ में आती है बेटे अच्छे से, बढ़िया और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से, गुड। तो ये चीज़ आपके सामने आ जाती है बेटे। अब जैसे इसकी बात कर ले बेटे, ये कंपाउंड ध्यान से देखिएगा बेटे। तो देखो यहाँ पर NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है, बिल्कुल लगा हुआ है, बहुत अच्छी बात है। ये आपके लीविंग ग्रुप लगे हुए हैं। तो लीविंग ग्रुप लगे हुए हैं तो क्या बेटा आप इनका लीविंग टेंडेंसी देखोगे, यस और नो? क्या आप इनका लीविंग टेंडेंसी देखोगे? नो, इनका लीविंग टेंडेंसी नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे बेटे? क्योंकि RDS में लीविंग ग्रुप रिमूव नहीं होता है, लीव नहीं करता है, सेकेंड स्टेप में लीव करता है और न्यूक्लियोफाइल लग जाता है वहां पर, राइट। तो हम यहां पर अब NO2 की बात करें बेटा, तो ये आपका -M -I है, -M -I है, -M -I है। अब यहाँ पर सेम पोजीशन पे सब लगे हुए हैं, तो बेटा जितना NO2 का -M -I इस पे लगेगा, इस पे लगेगा, इस पे, सब पे सेम -M -I लगने वाला है। तो अब क्या करें, कार्बन आयन कहाँ पे डेवलप हो रहा है अगर आप देखें, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ बेटा मुझे, अगर हम इसकी बात कर लें, इसकी बात करें तो कार्बन आयन देखो कहाँ पर, इसके रिस्पेक्ट में कहाँ पर आएगा, ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे आएगा। जरा गौर फरमाइएगा, ऐसे, राइट। अब यहाँ पर फ्लोरीन लगा है, फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो ये क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ज़्यादा विड्रॉइंग पावर है। क्लोरीन की उससे कम विड्रॉइंग है, ब्रोमीन उससे कम विड्रॉइंग है, आयोडीन सबसे कम विड्रॉइंग है। तो फ्लोरीन यहाँ पर सबसे ज़्यादा विड्रॉइंग है, ये कार्बन आयन को सबसे ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, इसलिए इसका SNR का रेट या रिएक्टिविटी ज़्यादा होगा। ये ज़्यादा खींचेगा तो रिंग को मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट करेगा, सो मोर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी ऑफ रिंग, मोर रेट। अब बहुत सारे लोग क्या सोचने लगेंगे, अरे भाई साहब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तो बहुत बढ़िया लिविंग ग्रुप है, खटाक से लीव करेगा और इसका रेट ज़्यादा हो जाएगा। अरे भैया तो लिविंग ग्रुप है, लीव कर रहा है, लेकिन कौन से स्टेप में, मैकेनिज्म नहीं भूलना है, इसलिए बेटा मैकेनिज्म बहुत ज़रूरी होती है। तो यहाँ पर यही सारी चीज़ें, ये पूरी कहानी जो मैंने बताई सब यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहो तो एक बार देख लो। मैक्सिमम पीपल आंसर डी, मैक्सिमम लोग कौन सा आंसर देने वाले हैं, डी देने वाले हैं, वही जो मैंने बताया आपको क्यों देने वाले हैं। बट करेक्ट आंसर इज ए, मतलब ए सबसे ज़्यादा, फिर बी, फिर सी, फिर डी, है ना। और मैक्सिमम की बात करें तो ए होगा, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हम लिख दें पहले, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा, ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर डी होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर के बेसिस पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर के बेसिस पे बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। देखो तो क्या है, सो मैक्सिमम पीपल आंसर डी, डी मतलब डी सबसे ज़्यादा बोलने वाले हैं, है ना। विल थिंक दैट I- इज बेटर लिविंग ग्रुप, सो, है ना। तो समझ रहे हो बेटा, सो हमें क्या करना है कि आई बेटर लिविंग ग्रुप के बेसिस पे काम ही नहीं करना है। सो डोंट गिव आंसर ऑन द बेसिस ऑफ लिविंग ग्रुप लिविंग एबिलिटी, बिकॉज लिविंग ग्रुप लिव्स इन सेकंड स्टेप, दैट इज नॉट RDS, RDS इज स्टेप 1, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन ऑफ इंटरमीडिएट, वो है आपका RDS, है ना। सो रेट और रिएक्टिविटी इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय RDS, सो living group is not RDS, that's why we can't define rate on the basis of living ability of living group। कहानी पूरी आपके सामने लिख दी मैंने, कहानी क्लियर बेटे। चलिए पानी पीते हैं। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। गट यहां पर क्या है ना, जनरली लोग मिस्टेक कर देंगे। अब कुछ चीजें हैं बेटे, फैक्टर्स अफेक्टिंग SN/AR या रेट या रिएक्टिविटी। सबस्ट्रेट की बात करें, पता है आपको, एज वी हैव नोटेड ArSN2 रिएक्शंस आर एक्सेलरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स, स्पेशली इन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन टू द लिविंग ग्रुप, एंड रिटार्डेड बाय इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करते हैं, रेट को कम करेंगे। हेटेरोएटम्स ऑफ द रिंग आर ऑल्सो स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, क्यों, क्योंकि जैसे नाइट्रोजन वगैरह लगा हुआ है बेटे, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, बोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। और अगर नाइट्रोजन पर कहीं पर उसका क्या हो जाए बेटे, क्वाटरनाइज्ड हो जाए, जैसे कि NH2 लगा है सपोज, है ना, और उस पर H+ अटैक कर दे तो NH3+ कर देगा ये, है ना। तो ये क्या होगा, देखो क्वाटरनी फॉर्म में आ गया कि नहीं आ गया, क्वाटरनाइज्ड हो गया कि नहीं हो गया, प्लस चार्ज आएगा क्वाटरनाइज होने से, तो ये और तेजी से खींचने लगेगा। तो इस तरह से हेटेरोएटम पे अगर कोई स्ट्रांगली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लगा हुआ है तो भी रेट या रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है। अच्छा, अभी कुछ चीज़ें हैं बेटा, ये मैं आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जब बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म कराया हूँ बेटा, तो लिविंग ग्रुप क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होता है, सब बहुत डिटेल में करा रखा है, तो आप वहाँ पर जाके इसको चेक कर सकते हो। मैंने कुछ यहाँ पर थोड़ा सा आपको लिटरेचर देने की कोशिश की है, ओके, आप वहाँ पर जाके चेक कर सकते हो। नाउ
अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चंस ऑन SNAR रिएक्शन। तो जो भी हम लोगों ने सीखा है बेटे, उसका पूरा है ना कॉन्सेप्ट लगा के अब कुछ चीज़ें की बात करते हैं, कुछ और मस्त और ज़बरदस्त तरीके से। सारी चीज़ें वही रखना माइंड में कि भैया जब हम रेट या रिएक्टिविटी की बात करते हैं, है ना, कौन सा ग्रुप लीव करेगा, कौन सा नहीं करेगा, वो सब कुछ बेस्ड होगा किसके ऊपर, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन के ऊपर, जो कि ऑर्थो पोजिशन पे होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल लग गया ये, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल वहीं लगता है जहाँ पर लिविंग ग्रुप होता है, इप्सो कार्बन पे लगता है, इप्सो एडिशन होता है। चलिए, है ना, इस चीज़ को माइंड में रखते हुए आगे बढ़ना है। लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी पे बात नहीं करनी है, समझ रहे हो? हाँ, ओके। जरा देखें जरा आप यहाँ पर, ये लिविंग ग्रुप है, इसके ऑर्थो पोजीशन पे है -m देगा, इसके ऑर्थो पोजीशन पे है पैरा पोजीशन -m ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, इसके दोनों ऑर्थो पे। और अरे भाई साहब, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग यहाँ पे हो गया, सबसे ज़्यादा रेट इसका हो गया, उससे कम, सीधे खत्म कहानी। अब इसकी बात करें, इसके रिस्पेक्ट में देखो पैरा पोजीशन पे -m है, यहाँ पे ऑर्थो मेटा पे लगा है, इसके रिस्पेक्ट में लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखिए -i है, और देखो इसके रिस्पेक्ट में ये ऑर्थो पे और मेटा पे, यहाँ -m और -i है। बेटा बताओ सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग कहाँ पे, -m है, -i यहाँ पहला नंबर, फिर यहाँ पे -m है, फिर -i। आपको पता है कि पहले हम -m की बात करेंगे, उसके बाद अगर -h आता है उसकी बात करेंगे, देन -i की बात करेंगे। ये आपका ऑर्डर होता है, ठीक है। चले और आगे बात करते हैं बेटे, अब देखते जाएँ। अब जैसे इसकी बात करें बेटे, तो यहाँ पर देखिए -m दे रहा है, पैरा पोजीशन पे है, मेटा पोजीशन पे -i देगा, ऑर्थो एंड पैरा पे है वह -m देगा, ऑर्थो एंड मेटा पे -m -i देगा। अब बताओ बेटा सबसे ज़्यादा रेजोनेंस कहाँ पर, सबसे ज़्यादा मेजोमेरिक इफेक्ट कहाँ पर लग रहा है, सबसे ज़्यादा -m कहाँ पर है? आप देख रहे हो यहाँ पर, ये पहला नंबर हो गया। उसके बाद यहाँ भी -m है, यहाँ भी -m है, तो यहाँ पर -m है और -i, यानी दो NO2 ग्रुप लगे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो -m और -i है ना, ये ज़्यादा हो जाएगा, 2 नंबर पे आ जाएगा। फिर यहाँ पर -m है 3 नंबर पे, और यहाँ पर केवल -i है 4 नंबर पे आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बेटे लिखी हुई हैं, आप देख सकते हो। अब जैसे अब रिएक्शन कराना है तो करा लो भाई, ये NO2 है, इसके रिस्पेक्ट में देखो ये लगा हुआ है लिविंग ग्रुप, और ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो इसको लीव करने में आसानी करेगा। तो बस कुछ नहीं होगा, आप सीधे रिएक्शन डायरेक्ट आप कर ही सकते हो। Cl को हटाओ, न्यूक्लियोफाइल को लगाओ, लग गया OH-। Cl को हटाया, NH2- लगाया, NH2 लग गया। Cl को हटाया, OR- लगाया, या RO- लगाया, OR आ गया। देखिए RS Na है तो बेटा RS- लगा दिया, यहाँ पर ये लगा दिया। अब अगर हम इसकी बात करें तो एक काम कर सकते हैं, डायरेक्ट भी हम कर सकते हैं। कैसे क्या, जैसे यहाँ पर है, ठीक है, जरा बात को समझिएगा बेटे। अगर हमने बेंजीन ले लिया, उसका बेटा हमने क्लोरीनेशन करा दिया, तो भैया क्लोरीन लग जाएगा। नाइट्रेशन करा दिया तो ऑर्थो एंड पैरा पे NO2 ग्रुप लगे जाएगा। पैरा मेजर होता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ -i पैरा ज़्यादा मेजर होता है। ES में हम आपको बता चुके हैं, तो इस तरह से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। तो इसको प्रिपेयर करना है तो पहले हम चाहें तो ये काम ये कर सकते हैं कि भैया इसको भी बना लें। तो इसको बनाने के लिए हम ऐसे ऐसे चले जाएंगे और ये बना लेंगे, और फिर यहाँ से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, समझ रहे हो? तो कुछ इस तरह से यहाँ ये चीज़ आई। चलिए आगे देखें। और तो बढ़िया मस्त तरीके से देखिए बेटे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, फटाफट करते चले। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन बिल्डिंग लगा, SNR देगा। देखो ये HNH-NH2 है, तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस यहाँ खटाक से लग जाएगा, देखिए लग गया। यहाँ पर माइनस, यहाँ प्लस है, ये यहाँ लग जाएगा, देखिए लग गया। यहाँ पर SH लग जाएगा, लग गया। यहाँ पर Na प्लस है, NH2 माइनस है, लग जाएगा NH2 यहाँ पर, देखिए लग गया। और यहाँ पर देखो आपका Cu प्लस है और बेटा C माइनस है, C पूरा का पूरा यहाँ पर लग गया, देखिए हो गया बेटे। तो एकदम आसान हो गया कि नहीं? अब सारे लॉजिक सब कुछ समझ रहे हो, क्वेश्चंस देख लो खटाखट, आप सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से कर सकते हो आसानी से बेटे। अब जरा देखिए, अब ये क्वेश्चन बहुत 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 उम्दा, बहुत गर्दा क्वेश्चन है, जरा ध्यान से देखिएगा बेटे। हम क्या करेंगे, देखो इस लिविंग ग्रुप की बात कर लें तो इसके रिस्पेक्ट में जरा देखिएगा, ये आपका NO2 पैरा पोजिशन पे है, तो ये NO2 इस पर मैं लिख रहा हूँ, क्या लगाएगा बेटे? -m लगाएगा, -i लगाएगा। इस कार्बन आयन की बात करें, ठीक है। अब बेटा ये तो मेटा पोजीशन पे है, तो यहाँ पर जो NO2 का लगेगा, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, यहाँ पर जो NO2, क्योंकि देखो ये यहाँ पर है बेटे, समझ रहे हो, मेटा पोजीशन पे है। तो अगर ये मेटा पोजीशन पे है ना, बात समझ रहे हो बेटा? अगर ये मेटा पोजीशन पे है NO2 के रिस्पेक्ट में, या फिर इसके रिस्पेक्ट में NO2 को देखो, तो ये ऑर्थो हो जाएगा और ये आपका मेटा हो जाएगा। देखो दो लिविंग ग्रुप लगे बेटा, बात को समझना तगड़े से, मैं फिर से समझाना चाह रहा हूँ, जरा देखिएगा, दोबारा देखते हैं।
बढ़िया तरीके से, तो मस्त तरीके से देखिए, बहुत बढ़िया चीज़ है बेटा, बहुत बढ़िया चीज़ है। इसको आप एक बार समझ लो, फिर खुद से ट्राई करना, ठीक है। जरा देखो, इसकी बात करें अगर, इस लिविंग ग्रुप की बात करें, तो इसके रिस्पेक्ट में बेटा कौन सी पोजीशन में, para पोजीशन। पहले इसकी बात कर लेते हैं। यानी इस पर NO2 क्या लगा रहा है, -m लगा रहा है, -I लगा रहा है। चलिए ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में अगर हम देखें NO2 को, तो NO2 का बेटा -m नहीं लगेगा इस पर, सिर्फ और सिर्फ क्या लगेगा, -I लगेगा। तो भैया इस Cl पर -m और -I लग रहा है, और बेटा इस पर -m लग नहीं रहा है, केवल क्या लग रहा है, -I लग रहा है बेटे। तो इसका मतलब क्या कि ये वाला कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, ये वाला कार्बन आयन ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, तो Cl रिमूव करेगा, और ये देखो यहाँ OH माइनस है, Cl हटेगा, OH आ जाएगा। ये लीजिए कहानी। सो मोर स्टेबल कार्बन आयन ड्यू टू -m ऑफ NO2। अच्छा, और एक चीज़ और है बेटे, यहाँ पर NO2 का -m तो लग ही लगा है, और साथ साथ ये फ्लोरीन जो यहाँ पर साइड में लगा है, इसका -I भी इस पर लग रहा है, इसका -I भी इस पर लग रहा है। तो इस तरह से, और ये वाला यहाँ पर जो है लेस स्टेबल होगा, बिकॉज -I ऑफ इसका Cl का -I लगेगा इस पर, एंड NO2 नॉट -m ऑफ NO2, NO2 को -m लग ही नहीं रहा है। चलिए, तो आपको मैंने समझा दिया, बाकी कहानी तो लिखी हुई है यहाँ पर। अब जरा इसको देखें, अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें तो NO2 आपका ऑर्थो पोजीशन पे है, अगर हम इस लिविंग के रिस्पेक्ट करें तो NO2 आपका मेटा पोजीशन पे। अरे भाई साहब, तो अब तो साफ साफ समझ में आ गया होगा कि भैया ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन -m यहाँ पर लगेगा, इसका इस पर -m नहीं लगेगा, ये ज़्यादा स्टेबलाइज कर जाएगा इसको, तो Cl निकल जाएगा। देखिए, तो OH माइनस है, ये लग गया, Cl आ गया। अभी हम आपको F निकालते हुए भी दिखाते हैं, जरा देखिए, देखिए निकल रहा है इसमें। अब अगर हम इसकी बात कर लें, गौर फरमाइएगा बेटा, इसके रिस्पेक्ट में NO2 जो है ऑर्थो पोजीशन पे, और इसके रिस्पेक्ट में भी NO2 ऑर्थो पोजीशन पे। अरे भाई साहब, यानी जितना -m या -I Cl पर ये NO2 लगाएगा, उतना ही -m -I Cl पर F पर भी NO2 लगाएगा। यानी NO2 का इन दोनों के लिए सेम इफेक्ट लग रहा है, NO2 से काम नहीं बना। अब चूंकि लिविंग ग्रुप की बात कर रहे हैं बेटा, तो लिविंग ग्रुप अगर निकलता है तो यहाँ पर देखो माइनस कार्बन आयन डेवलप होता है कि नहीं होता है। तो अब आपको सिंपल ये सोचना है कि भैया एक ये है और एक ये है, राइट। तो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी कार्बन आयन बनाओ और चेक करो भाई कैसे क्या हो सकता है। तो बेटा यहाँ पर देखो, ये जो फ्लोरीन है इसका -I पावर ज़्यादा होता है, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको ज़्यादा स्टेबलाइज कर देगा -I की वजह से। किसकी वजह से? सो मोर विड्रॉइंग मोर SNR, मोर विड्रॉइंग मोर SNR। Here NO2 support -m, both Cl and F equally, but carbon ion of F is more stabilized due to more -I of F। F का जो है ज़्यादा -I लगेगा, ज़्यादा स्टेबलाइज्ड होगा, इसलिए F निकलेगा यहाँ पर। और बेटा यहाँ पर देखो वो अच्छा आएगा, ये लीजिए आगे बढ़े। अब जरा इसको देखिए, इसलिए लिविंग टेंडेंसी बेटा मैटर नहीं करेगी। अब जरा इस पर गौर फरमाइएगा बेटा। अब अगर हम इसकी बात करें तो NO2 के रिस्पेक्ट में बात किया जाए अगर, अब जरा देखिए कौन सा निकलेगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, गर्दा एकदम, है ना। सब कुछ मैं लिखा रखा हूँ यहाँ पर, बस आप ध्यान से समझें। NO2 के रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पे, यस, इस पर -m और NO2 का -I लगेगा, लिख दिया मैंने यहाँ पर। ये पारा पोजीशन पे, यहाँ पर भी इसका -m और -I लगेगा, तो -m तो दोनों में बराबर लग रहा है। बट बेटा NO2 इसके ज़्यादा पास में, तो यहाँ पर -m और -I यहाँ पर इसका ज़्यादा लग जाएगा NO2 का। बट यहाँ पर -m तो बराबर लगेगा, लेकिन -I छोटा लगेगा यहाँ पर, तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज होगा, F निकलेगा। ये देखिए OH लग जाएगा। कहानी समझ लीजिए आप, कहानी समझ लीजिए, पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ, डोंट चेक लिविंग एबिलिटी ऑफ लिविंग ग्रुप फॉर SNAR, जस्ट चेक स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन इन रिंग। द कार्बन आयन विच इज मोर स्टेबल विथ दैट पर्टिकुलर लिविंग ग्रुप, दैट लिविंग ग्रुप विल लिव। कहानी क्लियर है बेटे, ये सब कुछ यहाँ लिखा है, आप पढ़ सकते हो एक बार डिटेल में। आगे बात करें बेटा यहाँ पर, अब जैसे यहाँ पर देखो ये है, इसकी बात अगर हम कर लें तो बेटा पता है, इसकी बात अगर हम इसकी बात करें यहाँ पर F, इस F की, तो इस पर इसका -I लगेगा, इसका -I लगेगा, बट इसका -I थोड़ा ज़्यादा लगेगा, इसका कम लगेगा। सिमिलरली इस पर, बट इसकी बात करें तो बेटा इक्वली 2 F लगे हैं, इसका भी -I इस पर तगड़ा लगेगा, इसका भी -I इस पर तगड़ा लगेगा। यानी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर ये वाला फील करेगा, ये वाला कार्बन आयन फील करेगा, इसलिए ये वाला लीव करेगा। ये लीजिए ना, OH लग गया। समझ में आ रही ना कहानी? क्वेश्चंस बेटे समझ में आ रहे हैं ना तगड़े से, कि कैसे क्या कहानी हो रही, सब कुछ आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो रहा है ना बेटे, है ना। चलिए अब हमने कहा था ना एक स्पेशल केस। अब एक चीज बताओ बेटा, ये CF3 लिविंग ग्रुप होता ही नहीं है, CF3 लिविंग ग्रुप होता ही नहीं, लीव करता ही नहीं, दिस इज नॉट ए लिविंग ग्रुप। तो बेटा Cl ही बचा, तब सिंपल सी बात है बेटा कि अब यही लीव करेगा और यहाँ पर OH आएगा, है ना। तो अब यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं होता, जब कोई ऑप्शन नहीं होगा तो फिर हमको वही कराना होगा, तो ये लीव करेगा और यहाँ पर OH आ जाएगा, खत्म कहानी, ये समथिंग स्पेशल हो गया। चलिए आप जरा देखिए, गौर फरमाइएगा। अच्छा बेटे देखो, जब हम बात करते हैं SNAR की, तो SNAR जो है उसका रिएक्टिविटी की बात करें तो हमने जैसे SN1 पढ़ा था, SN2 पढ़ा था, SNI पढ़ा था, SNNGP पढ़ा था, याद करो।
अगर इन सब का चांस बनता है तो ये पहले आएंगे, उसके बाद बेटा SNAR की हम सोचेंगे, ये समझना। अगर इनमें से कोई भी चांस नहीं बन रहा है देन वी विल थिंक SNAR, क्योंकि इसका रेट इन सब के रेस्पेक्ट में काफ़ी कम होता है। क्योंकि आप बेंजीन रिंग है ना बेटे, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और आप बाहर से न्यूक्लियोफाइल अटैक कराना चाहते हो, तो ये काम थोड़ा सा मजबूरी में हो रहा है, और वो भी कब हो पा रहा है जब आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहे हो, राइट। तो इसका रेट या एक्टिविटी सबसे लास्ट में जाएगी। जैसे कि अगर आप देखो ये सीएल रिंग से डायरेक्ट, अच्छा AR-SN कौन देते हैं, एरोमेटिक की बात है, जो रिंग से डायरेक्टली अटैच लीविंग ग्रुप होगा वो देता है, वो लीव करता है। तो ये SNAR के चांस बन रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप भी लगा है। बट बेटा यहाँ पर अगर आप देखो तो ये 1 डिग्री है अल्काइल हैलाइड, और इस पर SN2 का चांस बन रहा है। तो बताओ किसको प्रीफर करोगे, SN1, SN2, SNI, SNGP आ जाए तो बेटा उन सबको पहले प्रीफर कराओगे, उसके बाद SNAR की बात करोगे, क्योंकि रिंग इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन घुसा रहे हो आप बेटा SNAR में, तो वो लास्ट में जाएगा। अभी बेंजाइन के बाद और देखना क्या होगा, इसके बाद नेक्स्ट बेंजाइन में क्या हम बताएंगे, फिर एकदम करेक्ट ऑर्डर भी बता देंगे आपको। तो इसलिए यहाँ से हटेगा SN2, OH CL हट जाएगा, यहाँ पे OH आ जाएगा, देखिए SN2 पॉसिबल। अब जैसे इसकी बात करें बेटा, देखो फ्लोरीन है, ऑर्थो पोजीशन में NO2 लगा, नो डाउट पॉसिबिलिटी ऑफ SNAR है यहाँ पर, लेकिन फिर से बेटा यहाँ पर CL लगे, यहाँ पर SN1 के चांसेस हैं। तो ये SN1 को प्रीफर कराओगे कि SNAR को प्रीफर कराओगे, SN1 को प्रीफर कराओगे, सो पॉसिबिलिटी ऑफ SN1, इसलिए यहाँ से CL हटेगा, स्टेबल का कटायन बनेगा, और यहाँ पर OH लग जाएगा, लग गया, बाकी आपके सामने बेटे रिजल्ट। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है बेटे, ये सब चीज़ें भी आपको बढ़िया और तगड़े से तरीके से बेटे ध्यान रखनी है। अब ये देखो बहुत बढ़िया चीज़ आ गई आपके सामने, चिचिबेबिन और चिचिबेबिन रिएक्शन। चिचिबेबिन रिएक्शन बेटे, तो चिचिबेबिन रिएक्शन में क्या होता है बेटा, यहाँ पर जैसे हम लोग अभी तक लिविंग ग्रुप को निकाल रहे थे, Lg को निकाल रहे थे एरोमेटिक कंपाउंड से, उस लिविंग ग्रुप की जगह अगर हाइड्रोजन आ जाए, क्या आ जाए, हाइड्रोजन आ जाए, मतलब ये हाइड्राइड आयन की तरह अगर बाहर निकले, तो उसमें उस रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट या उस रिएक्शन को हम बोलते हैं चिचिबेबिन रिएक्शन। देखते हैं, दिखाते हैं आपको, जब देखिए क्या होगा चिचिबेबिन रिएक्शन। ये देखिए एन लगा, हेट्रोएटम हमने कहा था ना बेटा कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर होता है हेट्रोएटम, नाइट्रोजन लगा है तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पावर है, तब यहाँ से ये लिविंग ग्रुप होगा आपका। बट ये लिविंग ग्रुप कैसा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्राइड आयन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्राइड आयन बेटे, यहाँ पर आपका Na+ और यहाँ पर NH2-, जरा गौर फरमाइएगा, हाइड्राइड मतलब यहाँ पर ये ऐसे निकलेगा, यहाँ माइनस और यहाँ पे आएगा प्लस, तो यही इसकी स्पेशलिटी है, इसलिए इसका नाम क्या है, चिची, मतलब ये डिफरेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन इसलिए है चिचिबेबिन। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्राइड, तो सिंपल लिविंग ग्रुप जैसे निकलता है तो वैसे यहाँ पर हाइड्राइड आयन निकलेगा, H- निकला बेटे, NH2 यहाँ खटाक से घुस जाएगा, देखिए आ गया NH2। अब ध्यान दीजिएगा, NH2 आ गया और यहाँ पे NaH बच गया, ये प्लस और ये माइनस है, समझना बेटे बात को। तो और यहाँ पर NH2 को हम क्या बेटा NH और H ऐसे लिख सकते हैं, क्या ये माइनस और ये प्लस, ये H+ ये H- इस H+ को खींच लेगा, तो यहाँ पे NH क्या बचेगा, माइनस बचेगा बेटे, H+ निकल जाएगा तो NH- बचेगा, Na यहाँ आ जाएगा, देखिए आ गया। उसका हाइड्रोलाइसिस अगर हम करा देंगे बेटे तो यहाँ से NaOH निकल जाएगा और यहाँ पे NH2 लग जाएगा, तो H से यहाँ पर बेसिकली क्या लग जाएगा बेटे, NH2 लग गया। कुछ इस तरह से भी आप ऐसे बहुत प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से बात को समझ सकते हो। So this reaction is called चिचिबेबिन, है ना, चिचिबेबिन या चिचिबेबिन रिएक्शन। इन जनरल एरोमेटिक कंपाउंड्स हैविंग फॉलोइंग लिविंग ग्रुप्स अंडरगोज AR-SN2। बेटा आपको पता है कौन कौन सा देगा, ये लिविंग ग्रुप्स हैं, आपको पता है सारे लिविंग ग्रुप्स की लिस्ट ये आपके सामने है बेटे। हाइड्रोजन है, NO2 है, N3 है, NR3+, OR है, SR है, SOR है, SO2R है, SO3H है, OR है, H है। H मीन्स ये हाइड्राइड आयन, चिचिबेबिन रिएक्शन। सो दिस इज कॉल्ड चिचिबेबिन रिएक्शन। सिंपल मैकेनिज्म, चूंकि आप पहले समझे हुए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सीधे सीधे बेटा आपने वही चीज़ कर लिया, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको समझाते हैं, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ SNAR, SNNGP, बेंजाइन, SN1, SN2, SNI रिएक्शन मैंने अभी बोला था ना आपको। अब देखिए इसमें क्या है, अ रिएक्शन SN2 और SN1 और SNAR इज पॉसिबल। अगर SN2 भी पॉसिबल है, SN1 भी पॉसिबल है, SNR भी पॉसिबल है, देन SN2 और SN1 अकर्स नॉट SNAR, बिकॉज SNAR आर वेरी रेयर रिएक्शन, बहुत रेयर रिएक्शन है, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन है, रेट ऑफ SNAR इज लीस्ट। सो ऑलवेज वी प्रिफर SN2, SN1, SNI, SNNGP, वी असाइन लीस्ट प्रायोरिटी टू SNAR। ऑर्डर ऑफ रेट डिफरेंट रिएक्शंस की बात करें तो SNI या SNNGP का सबसे ज़्यादा हम पहले देते हैं, उसके बाद SN1 SN2 का नंबर आता है, देन SNAR का नंबर आता है, और सबसे लास्ट में बेंजाइन का मैकेनिज्म जो हम अभी इसके नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तो बेटा इस चीज़ को ध्यान रखो, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो इफ देर इज स्कोप ऑफ SN1 SN2 एंड SNAR, वी ऑलवेज मेक SN1 SN2, नेवर SNAR। अभी मैंने एक क्वेश्चन करके दिखाया, आपको बताया बेटे
कि हम किसकी बात करेंगे। तो अगर वहाँ पर SN1 SN2 SNI SNGP की पॉसिबिलिटी बन जाती है, SNAR की भी पॉसिबिलिटी है, तो SNAR को हटा दो, वो नहीं होगा क्योंकि बहुत रेयर होता है बेटे। जो पहले हो सकता है बहुत तेजी से वो हो जाएगा ना। कहानी क्लियर बेटे? हो गया ये, चलिए ठीक है। अब ये क्वेश्चन की बात करें तो ये मैं आपको करा ही चुका हूँ बेटे, सिंपल। यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ पर हम लिविंग एबिलिटी नहीं देखेंगे, हम इसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग पावर देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा ये कार्बन आयन को स्टेबलाइज करेगा, है ना। तो यहाँ पर A होगा, फिर B होगा, फिर C होगा, फिर D होगा। अभी बताया था इसका, अभी इसके पहले जो बताया था वहाँ पर NO2 पारा पे लगा हुआ था, अब यहाँ पे ऑर्थो पे लगा दिया, सेम सेम चीज़। तो ये पूरी वही कहानी लिखी हुई है। देखिए आंसर इज ABCD, देख लो आंसर इज ABCD। और क्या क्या है पूरा एक्सप्लेनेशन दिया, और सब कुछ जो जो बोला है मैंने सब लिखा हुआ। वी डोंट चेक लिविंग टेंडेंसी ऑफ लिविंग ग्रुप, वी चेक दिस वन बिकॉज RDS सब बता चुका, सब बता चुका बहुत डिटेल में, बहुत तगड़े से बेटे। अब बताओ बेटा, ये आपका SNAR या AR-SN रिएक्शन की जो बात है, टाइप्स, कैटेगरी, रिएक्शन मैकेनिज्म, जो जो चीज़ें हो, चिच-बेबिन रिएक्शन, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ डिटेल में समझा दिया। और रियली बेटा आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, आपको बहुत मजा आया होगा इन सब चीज़ों में। और अब आपका कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन बेटा SNAR का नहीं छूटना चाहिए किसी भी तरीके से। तो SNAR भी हो गया बेटे, है ना। और अब आपका एक एरोमेटिक का एक लास्ट सेशन बेटा और रह जाता है, एंड दैट इज बेंजाइन मैकेनिज्म। तो बेंजाइन कर लेते हैं बेटे, तो हम ये इसको पूरा का पूरा मामला निपटा देंगे इसका। और फिर आगे, है ना, हम बात करेंगे थोड़ा सा डिफरेंट रिएक्शन इंटरमीडिएट्स की, जो अभी तक हम लोग बात नहीं किए हैं। बार बार मैं बोल रहा था इसको करेंगे, इसको करेंगे, इसको करेंगे, तो वो टाइम आ गया। और जो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, किसकी बात करेंगे बेटा, हम लोग कार्बिन मैकेनिज्म की बात करेंगे, हम लोग नाइट्रीन मैकेनिज्म की बात करेंगे। वहाँ पर भी कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स आएंगे, है ना, एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों चीज़ें वहाँ पर आएंगी, है ना। तो बट उसको हमको इंडिविजुअल डील करेंगे, अलग से डील करेंगे। कार्बिन मीन्स कार्बिन मैकेनिज्म की पूरी जहाँ जहाँ पर हो सकता है वो बात करेंगे। नाइट्रीन मीन्स नाइट्रीन मैकेनिज्म की जहाँ जहाँ पर बात हो सकती है वो पूरी बात करेंगे बेटे। तो आपने नो डाउट बेटा आपने सेशन को बहुत इन्जॉय किया है, तो आपको लाइक, कमेंट, है ना, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना है बेटे, है ना। और आज इस सेशन बेटा इतने रखते हैं, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट धमाकेदार सेशन में बेटे। टिल देन थैंक यू सो मच बेटे। खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब आगे बढ़ो। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। व्हाई नॉट डी।